तो चलें फिर हम आज शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने ये कोड ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपको कोड दिखाते हैं पहले या इस पे हम कोड करेंगे। तो मैंने फिलहाल टेस्टिंग किया हुआ था। देखिए, सबसे पहले तो ये बिल्कुल एक न्यू प्रोजेक्ट है नेक्स्ट.जेएस का। इसमें इसको मैंने जस्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट किया और सैनिटी को इसमें इंस्टॉल किया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अच्छा, अब इस सैनिटी में इंस्टॉल करने के बाद हमें जब भी डॉक्यूमेंट बनाना होता है सैनिटी के लिए, जो यहाँ पर दिखता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं सैनिटी के अंदर और यहाँ पर आके हम बनाते हैं सैनिटी के फोल्डर में जाते हैं और इसके अंदर हमें मिलता है एक स्कीमा टाइप्स का फोल्डर और इसके अंदर हम स्कीमा बनाते हैं। सही है। तो जो भी हमें डॉक्यूमेंट बनाना होता है उसके लिए हम पहले स्कीमा बनाते हैं और वही स्कीमा का डॉक्यूमेंट हमें स्टूडियो में मिलता है। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट स्कीमा है उस डॉक्यूमेंट का, जिसका मैंने नेम दिया है पोस्ट फॉर्म के नाम से। टाइटल भी है पोस्ट फॉर्म और डॉक्यूमेंट टाइप उसका डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। और इसके अंदर हमने 4 फील्ड्स रखा है। मैंने इसमें 4 ये फील्ड्स दिए हैं, जिसमें से एक में मैं नेम ले रहा हूँ, दूसरा फील्ड ईमेल का है, तीसरा फील्ड मैसेज का है और चौथे फील्ड में एक इमेज का रखा है, जिसमें मैं इमेज को सेट करवा रहा हूँ, जो आपको अभी यहाँ पर मेरे वेबसाइट में ये दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो जो भी इसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ये मैंने नेम रखा, ईमेल रखा और मैसेज में मैंने कुछ भी मैसेज लिख दिया और इमेज में मैंने इमेज एक यहाँ से सेलेक्ट किया और इसको सबमिट किया। तो ये जो 4 फील्ड आपको दिख रहा है फ्रंट एंड में, यही 4 फील्ड जब मैं स्कीमा बनाता हूँ, और अब आपको ये फैच में दिखेगा, तो वही ये 4 फील्ड स्कीमा के अंदर मुझे मिलता है। स्कीमा बनाने के बाद स्टूडियो के अंदर यहाँ पर ये जो स्कीमा बना है, पोस्ट फॉर्म के नाम से डॉक्यूमेंट बना है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर 4 फील्ड का स्कीमा है। और वो फील्ड ये है कि जब हम यहाँ से आके क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं, तो ये वाला जो फील्ड दिख रहा है नेम, ईमेल, मैसेज और इमेज का, ये 4 फील्ड स्कीमा से हमें बनकर मिला। तो इसके अंदर हम और भी फील्ड ऐड कर सकते हैं। जो जो हम स्कीमा में ऐड करते जाएंगे वो हमें इस फील्ड के अंदर मिलता जाएगा। ये तो है सिंपल सैनिटी का स्कीमा बनाने का तरीका। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कोड, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि फ्रंट एंड से हमें अपना डेटा भेजना है इसके ऊपर जो हमने ये क्रिएट किया। तो सबसे पहले हम क्रिएट का फंक्शन बनाएंगे। अच्छा, मैंने इसमें काम इस तरीके से अच्छा किया हुआ है। आरिफ भाई, एक सवाल है जी कि जैसे हम स्टूडियो में जाके हम डेटा उसमें डालते हैं स्टूडियो के अंदर यूआई भी जी दिखाने के लिए, तो इसके अंदर जब हम डालेंगे, आपने बोला कि नेक्स्ट जेएस के थ्रू हम डेटा सैनिटी पर पुश करेंगे, तो इसके लिए भी जी हमें जी फील्ड्स बनानी जरूरी है? स्कीमा बनाना, जी। जी बिल्कुल स्कीमा बनाना जरूरी है, क्योंकि जब तक स्कीमा नहीं बनेगा उस सैनिटी को पता ही नहीं चलेगा कि हमें इसके हमारे पास सैनिटी के पास कोई डेटा भी आएगा। ये जो डॉक्यूमेंट बना है जो पोस्ट फॉर्म के नाम से आपको नजर आ रहा है कंटेंट वाले साइड में, सही। जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा सैनिटी के अंदर कोई डेटा सेट नहीं होता। और इस डेटा को बनाने के लिए हमें स्कीमा बनाना ही पड़ता है। जब हम ये स्कीमा बनाते हैं यहाँ पर और इसको इंपोर्ट करवाते हैं स्कीमा के अंदर, जो हमारा स्कीमा बना हुआ है, कहाँ गया, एक मिनट, ये रहा। स्कीमा के अंदर टाइप स्कीमा के फोल्डर है, सैनिटी के अंदर टाइप स्कीमा टाइप्स का फोल्डर, और इसके अंदर हमें एक index.ts का फाइल बाय डिफॉल्ट मिलता है जब हम सैनिटी को इंस्टॉल करते हैं। सही है। यहाँ पे हमें सारा अपना जो है वो स्कीमा डिफाइन करना होता है। जैसे मैंने पोस्ट फॉर्म डॉट टीएस का फाइल बनाकर स्कीमा बनाया है और उसको एक्सपोर्ट किया है यहाँ से, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये रहा ऊपर, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया और इसके अंदर आके मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। और इंपोर्ट करके यहाँ जो टाइप्स है इस वाले मेथड के अंदर, टाइप्स, इस टाइप में हमने इसको डिफाइन कर दिया है, पास कर दिया है। जब हम इसमें पास करते हैं तो इस सैनिटी को पता लग जाता है कि भाई यहाँ पर अब हमें एक कमांड दिया गया है, एक स्कीमा दिया गया है डॉक्यूमेंट बनाने का, और वही डॉक्यूमेंट यहाँ पर आके आपको इस स्टूडियो के अंदर मिलता है। ओके, ठीक है। बात चले आगे।
तो ये हमारा स्कीमा बन गया। अब क्योंकि मैंने इसके अंदर 4 फील्ड रखा है इस एक स्कीमा डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसमें एक नेम है, एक ईमेल है, एक मैसेज है और एक ये इमेज है, यही 4 स्कीमा वहां पर है जो मैंने बनाया है। अब क्योंकि मुझे फ्रंट एंड से भी डेटा भेजना है तो फ्रंट एंड से भी मैं सिर्फ यही 4 भेज सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं भेज सकता। इससे ज्यादा भेजने के लिए मुझे स्कीमा में चेंज करना पड़ेगा, जाके वो ऐड करना पड़ेगा फील्ड, फिर वो मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ। जितने फील्ड होंगे उतने ही फ्रंट एंड से भी डेटा मैं सेंड कर सकता हूँ इसके अंदर, जो मैं यहाँ से कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे भी देख लें आप, 4 है, नेम, ईमेल, मैसेज और एक फाइल सेंड करने का डेटा है, 4 ये है। अच्छा, यहाँ तक ये आप समझ आ गया कि स्कीमा बनाते हैं सबसे पहले ये ज़रूरी है। स्कीमा बनाने के बाद हमने index.ts में स्कीमा को पास कर दिया, ये भी ज़रूरी है। जब तक यहाँ पर पास नहीं होगा उसको पता नहीं लगेगा कि हमने स्कीमा बनाया है। तो यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। अब हम फ्रंट एंड पे आते हैं। अब हमने जहाँ पे मैंने क्रिएट पेज का फाइल बनाया हुआ है, पेज बनाया हुआ है और उस पेज के अंदर मैंने ये काम किया हुआ है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले जो आपको यूआई में दिख रहा है, यहाँ ये वाला यूआई मैंने इसके अंदर बनाया हुआ है, ये रिटर्न के अंदर जो आपको दिख रहा है, जिसमें एक डिव लिया है, एक H2 हेडिंग है जिसमें मैंने डेटा क्रिएट यहाँ पे लिखा हुआ, और एक ये वही फॉर्म है जिस फॉर्म से हम डेटा सेंड करेंगे। यूजर से डेटा आएगा इस पे और वो डेटा सैनिटी पे सेंड होगा। अच्छा, अब इस फॉर्म के अंदर एक इनपुट वैल्यू, एक इनपुट एलिमेंट है जिसमें मैं नेम ले रहा हूँ जिसका टाइप टेक्स्ट है, एक इनपुट है जिसमें मैं ईमेल ले रहा हूँ, एक इनपुट है टेक्स्ट एरिया का जिसमें मैं मैसेज ले रहा हूँ, और एक ये इनपुट है जिसकी टाइप है फाइल, इससे मैं इमेज ले रहा हूँ, और एक ये बटन है सबमिट बटन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है सबमिट का। अच्छा, यहाँ तक ये यूआई का काम है, ये तो मेरे ख्याल है सबको समझ आ गया होगा कि यूआई कैसे बनता है। अच्छा, स्टाइलिंग के लिए मैंने टेलविंड यूज किया हुआ है, ये सिंपल टेलविंड डिजाइन है CSS। अच्छा, अब इस यूआई से सबसे पहले तो हम डेटा गेट करेंगे जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जो यहाँ हमें दिख रहा है। इसके लिए मैंने यूज किया है स्टेट का, जो आपको यहाँ पर दिखेगा सबसे ऊपर, ये रहा। ये 4 मैंने यूज स्टेट हुक यूज किया है, जो हमें रिएक्ट का हुक मिलता है। इस हुक में पहले हम डेटा को सेट करवा रहे हैं और उस सेट किया हुआ डेटा को फिर हम क्लाइंट डॉट क्रिएट के थ्रू सैनिटी में सेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने इस यूज स्टेट के अंदर डेटा को कैसे सेंड करवाया हुआ है। अच्छा, पहले यूज स्टेट मैंने बनाया और यूज स्टेट को यहाँ पर इंपोर्ट किया है रिएक्ट से, ये जो यहाँ पे दिख रहा है। और क्योंकि मेरा जो मैसेज वाला क्या कहते हैं इनपुट है उसमें मुझे टेक्स्ट मिलेगा, यानी स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी, तो मैंने यहाँ पर यूज स्टेट के बाद ये वाला ब्रैकेट लगाकर इसका टाइप भी बता दिया है कि इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू आएगी। इसी तरीके से ईमेल है, वो भी स्ट्रिंग होता है, मैंने यहाँ पे वो भी बता दिया, स्ट्रिंग वैल्यू उसकी टाइप है। नेम की वैल्यू स्ट्रिंग है, मैंने ये भी बता दिया। अच्छा, फाइल की जो वैल्यू है, जो यहाँ से मुझे फाइल मिलेगा ये वाले इनपुट से, जिसका टाइप फाइल है, और यहाँ से मुझे पिक्चर मिलेगा जो मैं अपलोड करूंगा, तो उसकी फाइल जो है, टाइप जो है वो स्ट्रिंग तो नहीं है, जाहिर है वो मुझे पूरा फाइल मिल रहा है। फाइल के अंदर मेटा डेटा भी होता है, इमेज का नेम होता है, साइज होता है, उसका एक्सटेंशन होता है, बहुत सारा डेटा होता है, वो पूरा एक फाइल होता है। तो उसका टाइप भी फाइल होता है, वो मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है फाइल। या तो इसमें फाइल मिलेगा, अगर फाइल मैंने नहीं सेलेक्ट की तो नल मिलेगा, मतलब खाली एम्प्टी, ये इसका डेटा दिया हुआ। अब इसमें हम सेट किस तरह करवा रहे हैं। अच्छा, यूज स्टेट का ये भी आपको मेथड तरीका पता ही होगा कि जो मैं कुछ भी स्ट्रिंग रखूं, ये स्ट्रिंग मुझे चाहिए है अगर यूज करना है कहीं, तो वो मुझे मिलेगा इस मैसेज के अंदर। मैं जहां भी ये मैसेज को कॉल करूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लॉग करता हूँ कंसोल लॉग, और इसमें मैं ये मैसेज लिख देता हूँ, तो इसके अंदर जो ये लिखा हुआ है यही मैसेज मुझे यहाँ पर कंसोल लॉग में मिल जाएगा। जैसे एक वेरिएबल हम बनाते हैं, उसके अंदर हम डेटा असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ नेम का,
अच्छा, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, मुझे पता है कि सबको पता होगा, लेकिन एक शुरू से मैं चाह रहा हूँ कि ये पता हो जाए। अच्छा, मैंने इसका टाइप भी इसमें बता दिया कि इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, ताकि वो एरर हट जाए। अच्छा, ये नाम ऊपर से ऑलरेडी है इसलिए। अब जब मैं इसको इस नेम को कॉल करूँगा कहीं पे भी तो मुझे ये नेम मिलेगा, लेकिन जब मुझे इसको अपडेट करना होगा तो मैं दोबारा यहाँ पर आकर नेम यानी रीअसाइन करना होगा, और मैं यहाँ पर आकर इक्वल टू का साइन देके अब यहाँ पे हम दूसरी वैल्यू दे दें, नेम के बजाय कुछ भी दे दें, तो अब जब मैं इस नेम को कॉल करूंगा तो मुझे ये वाला अपडेटेड वैल्यू मिलेगा जो मैंने रीअसाइन किया हुआ है। लेकिन स्टेट के अंदर, रिएक्ट के अंदर हम इसको यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं स्टेट को, यूज स्टेट को। यूज स्टेट में जब हमने यहाँ पे एक वैल्यू दिया, वो हमें स्टेट के इस पहले वाले इंडेक्स, जीरो इंडेक्स के जो जो भी एलिमेंट होगा, यहाँ पर जो मैसेज लिखा हुआ इसमें मिलेगा। अब इसी को अगर मुझे अपडेट करना हो तो मैं दोबारा इसको कैसे अपडेट कर सकता हूँ, उसके लिए ये सेट का मेथड हमें मिलता है। इसको अगर मैं यहाँ पर आके कॉल करूँ यूं, और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू दे रहा हूँ, तो अब जब मैं इस मैसेज को कॉल करूंगा तो ये वाला वैल्यू नहीं मिलेगा, मुझे अपडेटेड वैल्यू ये मिलेगा इसके अंदर। ये होता है स्टेट को अपडेट करने का तरीका। तो ये हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब स्टेट हमने देख लिया उसको कैसे यूज करते हैं। अब हम यहाँ पर आकर देखते हैं कि हमने इस इनपुट से वैल्यू कैसे स्टेट में सेट करवाया। जो यहाँ पर ये इनपुट है, इसमें जब मैं नेम लिख रहा हूँ, कुछ भी कहाँ गया, नेम में लिख रहा हूँ, तो ये नेम मुझे कैसे मिलेगा। जैसे हम नॉर्मल HTML में करते हैं तो हम इसको आईडी देते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, डॉट वैल्यू लगा के। तो यहाँ पे हम रिएक्ट में कैसे करेंगे, तो यहाँ रिएक्ट पे मैंने एक इवेंट लगाया ऑन चेंज का, ये वाला इवेंट। जैसे हम ऑन क्लिक लगाते हैं, ऑन सबमिट होता है, ऑन माउस ऊपर होता है, उसी तरीके से ये भी एक इवेंट है ऑन चेंज का। इस ऑन चेंज के इवेंट को मैंने कॉल किया, इसके अंदर मैंने एक एरो फंक्शन बनाया जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, और इस एरो फंक्शन के अंदर मैंने ऊपर जो स्टेट बनाया हुआ है नेम का, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, इस नेम के अंदर मैंने सेट करवाया है नेम, जो हमें इनपुट से मिल रहा है। अच्छा, इनपुट से कैसे मिलता है, इनपुट से जो मिल रहा है उसको मैंने सेट कैसे करवाया, ये वाला सेट नेम का जो मेथड, इसके थ्रू। यहाँ पर हम वापस आते हैं, ये देखें मैंने यहाँ पे सेट नेम किया, इसको कॉल किया। अब इसके अंदर e.target.value जो मैंने लिखा है, ये मुझे इस इनपुट के वैल्यू को उठा कर दे रहा है। अब ये इनपुट का वैल्यू कैसे आ रहा है, मैंने यहाँ पे रखा है, सॉरी माउस हिल गया, जब मैंने इसको कॉल बैक फंक्शन चलाया इस ऑन चेंज इवेंट के अंदर, और इसके पहले पैरामीटर में मैंने कुछ भी लिख दिया। अभी मैंने ई लिखा है, अगर मैं इसके अंदर ए लिख दूं, बी लिख दूं, इवेंट लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, तो इस वाले पहला पैरामीटर के अंदर, आर्गुमेंट के अंदर मुझे ये पूरा एलिमेंट, इनपुट का एलिमेंट उठकर मिल जाएगा। अगर मैं इसको कंसोल करके आपको दिखाना चाहूँ तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, उसके लिए मुझे ये, जैसे मैं इसको यहाँ से, सही है, अच्छा एक मिनट ना, ये अब जैसे मैं इसको कंसोल करके दिखा दूँ, अलग से मैं ये फंक्शन बना सकता था, लेकिन मैं इसके अंदर ही ये फंक्शन चला कर दिखा रहा हूँ। तो मैं अगर इसको लॉक कर दूँ, console.log, और इसके अंदर ई पास कर दूँ, जो इवेंट मैंने यहाँ से पास किया है, एक मिनट ना, मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके दिखा देता हूँ, हाँ यूं, ताकि ये समझ आए। सही है, तो ये जो इस ई में मुझे ये वाला इनपुट पूरा मिल जाएगा। अगर मैं इसको आपको यहाँ पर आकर दिखाऊं कंसोल में, तो एक मिनट, अच्छा ये वो है, क्या कहते हैं इसको, इसके अंदर चलेगा नहीं, अच्छा सॉरी, ये पूरा ई नहीं, ई डॉट टारगेट, अच्छा ये मुझे कंसोल में नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसके अंदर ये मुझे पूरा एलिमेंट ये वाला मिल जाता है।
ये वाला पूरा एलिमेंट मिल जाएगा। अब इस एलिमेंट के अंदर से मुझे इसके वैल्यू को गेट करना है, जो यहाँ पर ये वैल्यू दिया हुआ है। तो ये वैल्यू के लिए मैंने टारगेट डॉट वैल्यू लगाया, टारगेट डॉट वैल्यू। अब मुझे इसके वैल्यू यहाँ पर रिसीव हो रहा है, और ये वैल्यू मैं सेट नेम के अंदर सेट करवा रहा हूँ स्टेट के अंदर, और ये स्टेट पे सेट करवाने के बाद मुझे ये नेम यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ईमेल मैसेज और ईमेल मैसेज, नेम ईमेल और मैसेज को मैंने इसी तरीके से सेट करवाया है इसके अंदर। अच्छा, अब एक चीज इसमें चेंज है, जो मैं इनपुट टाइप फाइल वाला किया, वो तीनों चीज तो सेम है। इनपुट टाइप फाइल है ये, इसमें जब मैं इमेज सेट करवा रहा हूँ तो फाइल थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सेट होता है। उसमें ये होता है, सेट तो वही होता है सेट फाइल जो मैंने स्टेट को कॉल किया, लेकिन इसके अंदर मुझे इवेंट के अंदर जो फाइल मिलता है, जैसे उसमें वैल्यू मिल रहा था इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यहाँ पर मुझे फाइल्स मिलते हैं। अच्छा, ये फाइल्स मुझे एक एरे में मिलता है, क्योंकि मैं इस पे आके अगर मल्टीपल इमेज को सेलेक्ट कर लूं, जैसे यूं, सॉरी कैसे करते हैं मल्टीपल, जैसे अगर मैं यहाँ से आके सेलेक्ट कर लूं यूं मल्टीपल इमेज, तो 2-3 इमेज सेट हो जाएगा, 2-3 फाइल। तो अब वो मुझे एरे में रिटर्न करेगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक सेट करना है, एक ही इमेज चाहिए। तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे इंडेक्स दिया है 0, यानी 0 इंडेक्स में जो इमेज है मुझे सिर्फ वो फाइल ला कर दो। यहाँ से मैं वो फाइल सेट करवा रहा हूँ, और सेट फाइल के अंदर ये जो स्टेट है इसके अंदर पूरा फाइल सेट हो गया मेरा। अब मुझे वो चारों डेटा इनपुट वाला यहाँ पर मैसेज ईमेल नेम और फाइल के अंदर मिलेगा। यहाँ तक का क्लियर है सबको? अच्छा आरिफ भाई, थोड़ा फॉर्म वाला समझा दें कि जब बटन पे यूजर आएगा, जो अपना डेटा फिल करेगा, और जब बटन पे क्लिक करेगा वो सारा का सारा डेटा जो जा रहा है वो किस तरीके से जा रहा है, वो दिखाएंगे जरा। अच्छा, वो दिखा देते हैं, वो दिखा देते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, ये जो मेरा फंक्शन पहले से बना हुआ है इसको मैं फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ, ताकि जो भी सिर्फ दिखाना है वो काम करते हैं। ठीक है, अच्छा ये मेरा फंक्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला यहाँ से, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैंने कर दिया कमेंट। सही है, अभी ये सैनिटी वाला काम मैंने वहां पे रोक दिया, सैनिटी वाला काम ये अब नहीं कर रहा। अच्छा, अब जो आप कह रहे हो कि मैंने स्टेट से फाइल उठाया सारा चीज, और वो यहाँ पे कैसे दिखेगा, तो अगर मैं यहाँ पे console.log में आपको मैं ये दिखाऊं, ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा नेम ईमेल मैसेज, सही है, और ये फाइल, ये वही है जो मैं यहाँ पर, जो मैंने इनपुट से फाइल से सेट करवाया हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, फिर हम उसको देखेंगे। कंसोल में आया, मैं यहाँ पर आकर लिखा नेम, सही है, यहाँ पे आके मैंने लिखा ईमेल, और यहाँ पर आके जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ से मैंने एक इमेज को सेलेक्ट किया। अब जब मैंने इसको सबमिट किया तो देखिए वो सारा डेटा मुझे यहाँ कंसोल में मिल गया, नेम ईमेल और मैसेज, और ये पूरा फाइल, ये यहाँ से यहाँ तक ये डेटा इनपुट का मिल गया मुझे। सही है, अच्छा सही, ये यूज क्या बोलते हैं, स्टेट जो यूज की है उसके जरिए ये आ रहा है। हाँ यूज स्टेट जो मैंने यहाँ पे यूज की है, कहाँ गया, ये रहा, ये देखें, जैसे मैंने यहाँ से, कहाँ गया, यहाँ से मैंने ईमेल सेट करवाया। सही है, अच्छा ये ऑन चेंज, जैसे ऑन क्लिक एक इवेंट होता है फंक्शन को कॉल करने के लिए, उसी तरीके से ये ऑन चेंज भी होता है, और ऑन चेंज में ये हो रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं ना, एक मिनट देखिए, जैसे ये फंक्शन है मैं इस पर लॉक कर रहा हूँ, तो ये रियल टाइम पे चेंज करके दिखाता है, वैल्यू को चेंज कर रहा होता है। जब जब हम उसके ऊपर जो भी लिखते जाएंगे वो हमें यहाँ पे रियल टाइम पे दिखाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, अभी मैंने सिर्फ नेम वाले उस पर लगाया है, तो जब मैं देखें यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ, ये मुझे यहाँ पर कंसोल में रियल टाइम पे दिखा रहा है। सही, एक एक वर्ड के साथ, जितनी दफा मैं इसमें वर्ड चेंज करूंगा।
उसका अलग सही, अलग डेटा दिखा रहा है। अलग अलग डेटा हर बार, यानी ये हर बार इस ऑन चेंज को, मेरे इस फंक्शन को कॉल कर रहा है वो, हर बार ऑन चेंज में जब भी इसमें मैं एक चीज भी चेंज करता हूँ, एक वर्ड भी लिखता है या रिमूव करता हूँ, तो वो फंक्शन को कॉल कर देता है और वो फंक्शन में न्यू वैल्यू अपडेट कर देता है। सही है। क्या हुआ भाई तो इसका? आरिफ अच्छा भाई, एक आरिफ। चीज और ये पूछनी है जी कि आपने जहाँ पे स्टेट जो बनाई है ना, ऊपर जी ऊपर जहाँ पे स्टेट बनाई है आपने आपने फाइल के बाद जो टाइप दी है ना आपने, जी जी नल, जी। फाइल तो समझ में आ गया, आएगी तो ठीक है, लेकिन हम्म। दूसरी वाली जो नल दी है ये किस वजह से दिया आपने? ये मैंने इस वजह से दिया है कि अगर मैं फाइल नहीं सेलेक्ट करता हूँ तो नल आएगा। अगर मैं यहाँ से इमेज नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ये भी खाली है, तो नल है वो। समझ आई बात? अगर मैंने यहाँ से फाइल को मैं सेलेक्ट कर लेता, तो अब उसके अंदर ये फाइल का डेटा चला गया। अब मुझे यहाँ पर ये फाइल का डेटा मिलेगा। मैंने इसको कंडीशनल वो बना दिया ना कि या इसके अंदर फाइल होगा या ये खाली होगा। अगर मैंने वहां से सेलेक्ट कर ली फाइल, इमेज को, तो मुझे इसमें फाइल मिल जाएगा। अगर नहीं सेलेक्ट किया तो खाली है, नल है। और उसके बाद वाले में नल? इसके बाद वाले में बाय डिफॉल्ट इसको मैंने नल ही रखा है, क्योंकि ये भी खाली है। इसके अंदर जो मैंने लिखा है ये नल लिखा है। अच्छा अगर फाइल ना दें तो कोई एरर नहीं है? नहीं, कोई एरर नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइप उसको दे दिया है, या इस पे फाइल होगा या नल होगा। और मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नल रख दिया है कि अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग रखा ना, इसकी टाइप है स्ट्रिंग, और यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रख दिया वैल्यू कि अभी इसके अंदर खाली है, स्ट्रिंग है। इसी तरीके से मैंने इसके अंदर बाय डिफॉल्ट नल रख दिया है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है। और इसके टाइप कंडीशनल है, 2 है। जब तक ये नल है तो इसकी टाइप नल है। अगर मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली वहां से, तो फिर इसका टाइप हो जाएगा फाइल। ओके ओके ठीक है, आगे चलो। सही है। सही है। अच्छा, तो ये वाला जो सबमिट वाला काम था ये समझ आ गया। और यहाँ से हमने किस तरीके से इनपुट से सेट करवाया है वैल्यू, वो भी समझ में आ गया। ऑन चेंज का मैथ इवेंट है, इस इवेंट को मैंने कॉल किया और इसके अंदर ही मैंने एक कॉल बैक फंक्शन बना के वहां पे डेटा सेट करवा दिया है यूज स्टेट के अंदर, और वो मुझे यूज स्टेट में मिल रहा है। ठीक है। अरे भाई, टारगेट टारगेट का मकसद क्या है यहाँ? टारगेट का मकसद ये है कि इवेंट जो होता है, इस इवेंट के अंदर मुझे ये पूरा एक ये वाला एलिमेंट मिल रहा है, क्योंकि मैंने इस पे लगाया है ऑन चेंज का फंक्शन, और इसके अंदर मैं इवेंट पास किया। तो इस वाले पैरामीटर में ना मुझे ये वाला पूरा एलिमेंट मिल रहा है। ये जो इनपुट एलिमेंट है ना, ये वाला, ये पूरा इनपुट मिल रहा है। ये वाला, ये पूरा इनपुट इसके अंदर मिल रहा है, जिसमें इनपुट में क्लास नेम, टाइप और प्लेस होल्डर वैल्यू, जितना भी इसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट रखा है, ये सारा कुछ मिल रहा है ई डॉट टारगेट के। और वैल्यू भी मुझे मिल रहा है, ये वाला जो वैल्यू यहाँ पे लिखा है, मुझे इसी वैल्यू से वैल्यू चाहिए। तो टारगेट मैंने इसलिए लिखा है कि इस इवेंट के अंदर टारगेट का एक ऑब्जेक्ट होता है, उस टारगेट के प्रॉपर्टी होता है, उस टारगेट के अंदर ये वैल्यू का प्रॉपर्टी होता है। अच्छा, समझ मैं रहे? टारगेट से ही वैल्यू गेट कर सकते हैं? जी, ये मैंने उसके लिए रखा है, वो इसकी वजह से अच्छा, लिखा है। सही है। वैसे ये मेथड है? ये मेथड है, ये इसका बाय डिफॉल्ट मेथड है जो हमें जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट प्रोवाइड करता है। अच्छा, सही है। सही। अच्छा, तो ये सेट करने वाला काम यहाँ तक तो समझ आ गया, सेट होने तक। सही है कि हमने यूज स्टेट के अंदर डेटा सेट करवा लिया। अब हमें डेटा सेंड करना है अपने सैनिटी में, फ्रंट एंड से। तो फ्रंट एंड से डेटा को सेट करने के लिए हमारे पास ये एक मेथड होता है, क्लाइंट डॉट क्रिएट का। सही है। अच्छा, ये टाइप कहाँ से आ रहा है? एसेट्स, हाँ ये नल की वजह से आ रहा है। एक ये मैं इसको हटा देता हूँ, बल्कि ये इसकी वजह से आ रहा है। सही है। अच्छा, ये वाला एक मेथड होता है क्लाइंट क्लाइंट डॉट क्रिएट का। और ये क्लाइंट हमें कहाँ से मिलता है? ये क्लाइंट हम इंपोर्ट करवाते हैं यहाँ से, जो सैनिटी के अंदर, लीप के अंदर सैनिट क्लाइंट का फाइल होता है, वहां से हमें ये क्लाइंट मिलता है।
हमने उसको इंपोर्ट कराया क्लाइंट। अब क्लाइंट के अंदर हमें एक मेथड मिलता है ऑब्जेक्ट क्रिएट का। तो क्लाइंट डॉट क्रिएट को कॉल किया, क्लाइंट डॉट क्रिएट इस तरह कॉल होगा जिस तरह अभी हमने इसमें लिखा है क्लाइंट डॉट क्रिएट। ये एक मेथड है, बस इतना सा। इस मेथड के अंदर हमें डेटा पास करना होता है और ये मेथड के अंदर वही डेटा पास करना होगा हमें जो डेटा जिसका हमने स्कीमा बनाया है, जो हमें उसमें भेजना है। जैसे स्कीमा में हमारे पास जितना फील्ड है नेम, ईमेल और इमेज का, वही 4 डेटा हम इसमें सेंड कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले हमें इसमें बताना होता है टाइप। और ये टाइप कौन सा, ये हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप है। डॉक्यूमेंट का टाइप मैं आपको दिखाऊं, जो हमने फील्ड बनाया है ये रहा। स्कीमा जो बनाया है, स्कीमा के अंदर जो हमारा ये वाला टाइप है जो डॉक्यूमेंट का ये नेम है, यही नेम हमारा टाइप होता है इस पूरे स्कीमा का। ये स्कीमा ये नेम हमें यहाँ पर पोस्ट फॉर्म हमने पास किया टाइप में, कि इसको पता लगे कि भाई इस वाले स्कीमा में हमें डेटा भेजना है। अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल डेटा स्कीमा बनाया हुआ होता, 2-3 और भी, पोस्ट का, ब्लॉग का, तो फिर हमें उसको कैसे, सैनिटी को कैसे पता चलता कि हमको कौन से डॉक्यूमेंट में डेटा सेंड करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे टाइप बताया कि भाई ये वाला जो हमारा डॉक्यूमेंट है पोस्ट फॉर्म का, जो स्कीमा बनने के बाद यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ये वाला, सिर्फ इसके अंदर भेजना है ये डेटा। अब सबसे पहले हमने इसमें टाइप दे दिया। अब उसके बाद जो फील्ड है हमने वो फील्ड यहाँ पे कॉल किया। भाई नेम के अंदर मुझे नेम चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे अगर नेम लिख दूं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नेम है, प्रॉपर्टी का की है, और ये वाला वैल्यू है, वैल्यू जो मुझे यहाँ से मिल रहा है यूज स्टेट से। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रिंग में वैल्यू दे दूं यूं, तो अब ये इस वैल्यू को सेट करवा देगा। लेकिन मुझे यहाँ से नहीं चाहिए, मैं तो ये यूजर से ले रहा हूँ इनपुट से, तो मैं यहाँ पर उसका वैल्यू जो मैंने स्टेट में सेट करवाया वो यहाँ पे पास किया। ठीक है, इस तरीके से ईमेल में भी ईमेल पास किया, सही है, और मैसेज में भी इसी तरीके से मैसेज को पास किया। अच्छा, ये तरीका तो सिंपल है, ईमेल, नेम और मैसेज को हमने जो इनपुट से लिया था, स्टेट में सेट करवाया था, वो पास कर दिया। अब इमेज थोड़ा सा डिफरेंट है। इमेज को हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो इमेज को हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि पहले हमें सबसे पहले हमको इमेज को अपलोड करवाना होता है सैनिटी में, फिर उसके बाद हम उसका रेफरेंस यहाँ पे पास करते हैं। तो इसको अपलोड करवाने के लिए सबसे पहले इमेज अपलोड करवाना होगा, तो इमेज को अपलोड करने के लिए ये एक मेथड हमें सैनिटी प्रोवाइड करता है। मेथड ये है client.assets.upload, क्योंकि फाइल जो है वो एक एसेट्स होता है और ये सारी चीजें जो ये स्ट्रिंग वैल्यू है, लेकिन फाइल कुछ भी हो, एक एसेट्स का एसेट्स होता है वो, उसमें इमेज हो, पीडीएफ हो या कोई भी फाइल हो। तो क्लाइंट हमें एक और मेथड देता है, जैसे client.create दिया है उसी तरह client.assets दिया है। client.assets.upload, इसका मतलब ये कि क्लाइंट में एक एसेट्स को अपलोड करवाना है हमें। अब इसको जब हम कॉल करते हैं client.assets.upload, अब इसके अंदर ये 3 आर्गुमेंट लेता है, पैरामीटर लेता है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊं, इसी लाइन के नीचे लिख के कि client.assets मैंने लिखा इसमें .upload और ये पास किया, सही है। तो इसके अंदर अपलोड का स्पेलिंग गलत हो गया, नहीं सही। अच्छा, अब जब इसके अंदर गया तो इस आर्गुमेंट में 3 वैल्यू ये लेता है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, सही है। अब इसमें सबसे पहले मुझे देना होता है कि हमारा जो फाइल है अपलोड जो हम कर रहे हैं वो कौन सा फाइल है, उसकी टाइप क्या है। हमारे पास तो इमेज है, क्योंकि हम उसको इमेज को अपलोड करवा रहे हैं, तो हम उसको स्ट्रिंग वैल्यू में देते हैं इमेज। उसको हमने बताया कि भाई हम इमेज अपलोड करवाना चाहते हैं। अगर हम पीडीएफ अपलोड करवाना चाह रहे हो तो हम यहाँ पे पीडीएफ लिखेंगे। अगर वीडियो की कोई फाइल है या MP3 की कोई फाइल है तो हम यहाँ पे वो लिखेंगे।
लेकिन हम लिख रहे हैं इमेज क्योंकि हमारा फाइल इमेज है। अब दूसरे में हमें फाइल रेफरेंस देना होता है कि कौन सी फाइल है, वो कहाँ पर है, वो फाइल इसमें बताएं। तो अब यहाँ पर जो हमने ऊपर सेट करवाया यूज स्टेट में फाइल, जो हमें यहाँ से मिल रहा है इस वाले इनपुट फील्ड से, वो हमने यूज स्टेट में यहाँ फाइल में सेट करवाया हुआ है पहले से। वो फाइल का रेफरेंस हम यहाँ पर देते रहे। हमने इसको दे दिया कि भाई ये हमारा फाइल है, उठा लो। अब तीसरे में ये पूछता है फाइल का नेम, फाइल नेम, फाइल नेम। अब हमें इसको बताना होता है फाइल नेम, लेकिन फाइल नेम ये बोलता है कि आप मुझे ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ये एक की और वैल्यू का पेयर होता है, तो ये हमें देना होता है ऑब्जेक्ट में। अब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास किया और अब हम इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर लिख रहे हैं फाइल नेम, सही है। और फाइल नेम ये मैंने उसको की बताया कि भाई फाइल का नाम होगा यहाँ पर, और वो नाम क्या होगा, नेम क्या होगा, तो वो नेम मैंने यहाँ पे पास किया। जो फाइल हमने यहाँ पे अपलोड किया था इमेज वाला, जिसको हमने यूज स्टेट में सेट करवाया था, उसी के अंदर हमें एक नेम मिलता है डॉट नेम करके, तो वो डॉट नेम मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब इसको उसका नेम मिल रहा है, उस फाइल का नेम भी यहाँ पे मिल जा रहा है। सेम यही काम मैंने यहाँ पे किया है। अच्छा, ये ऑप्शनल है फाइल नेम वाला, यहाँ पे मैंने लिखा भी ऑप्शनल प्रोवाइड अ कस्टम फाइल नेम। अगर हम यहाँ पे कुछ और भी लिखना चाहें, मैं चाहता हूँ कि वो फाइल नेम नहीं जाए, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में बाय डिफॉल्ट दे दे रहा फाइल नेम कुछ भी, जैसे मैंने फाइल नेम दे दिया, एक मिसाल है आरिफ लिख दिया। तो अब ये मेरे हर इमेज का जो नेम होगा वो आरिफ ही वहां पर अपलोड होता रहेगा, आरिफ के नेम से। लेकिन मैं कस्टम नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो मुझे मिल रहा है उसका नाम, वही नाम पास करना, कि हर इमेज का अपना जो नेम है वही नेम यहाँ पर सेट हो जाए। अच्छा, अब क्योंकि एसिंक्रोनस फंक्शन है ये, वेट हमें लगाना पड़ता है, उसके लिए इस फंक्शन को एसिंक्रोनस भी बनाना होता है, ये एसिंक्रोनस हमने बनाया। और सबसे पहले इसको, इस इमेज को अपलोड किया सैनिटी में। अपलोड करने के बाद ये वेरिएबल बना के मैंने अपलोड करवाया था, इसको मैं हटा देता हूँ, जो मैंने अभी पर समझाने के लिए लिखा था। इस वेरिएबल के अंदर अब मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, इस पूरे फाइल को सैनिटी में अपलोड करने के बाद मुझे इस फाइल का डेटा, अपलोडेड किया हुआ रेफरेंस जो सैनिटी में अपलोड हो चुका है, उसका रेफरेंस मुझे यहाँ पर एसिड्स के अंदर मिलेगा। और ये इसी एसिड्स को हमें इस वाले क्लाइंट डॉट क्रिएट के अंदर, जहां हम अपना सारा डेटा सेंड कर रहे हैं और इसी के साथ इमेज भी सेंड कर रहे हैं, ये यहाँ पर सेंड करना है पड़ेगा। अच्छा, ये सेंड कैसे होगा, सबसे पहले मुझे इसका टाइप बताना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, भाई टाइप क्या है, इमेज है। जैसे यहाँ पर हम स्ट्रिंग सेव करवा रहे हैं, नेम में स्ट्रिंग जा रहा है, तो हमें यहाँ बताने की जरूरत नहीं, उसको पता है स्ट्रिंग जा रहा है, हमने बता दिया। लेकिन यहाँ इमेज में हमें टाइप बताना पड़ेगा, और इसकी टाइप है इमेज। कौन सा हमारा, जैसे हमने यहाँ पे बताया अपलोडेड फाइल हमारा क्या है, इमेज है, कोई पीडीएफ का फाइल नहीं है या कोई और फाइल नहीं है, इमेज है, वो मैंने यहाँ पे टाइप बता दिया इमेज। अब इसी के अंदर एक और प्रॉपर्टी होता है एसिड्स का, की होता है। अब इसको बताना होता है कि भाई एसिड्स क्या चीज है, एसिड्स का रेफरेंस हमें देना होता है, यानी जो इमेज है वो, उसका रेफरेंस क्या है, आपने जो ऊपर अपलोड किया है सैनिटी में, वो रेफरेंस हमें बताना होता है। तो वो रेफरेंस मुझे इस एसिड्स में मिल चुका है अपलोड करवाने के बाद, उसको मैंने यहाँ पे रेफरेंस में यूज किया एसिड्स। और एसिड्स के अंदर मुझे एक चीज मिलता है आईडी, उस आईडी को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। इसके अंदर एक रेफरेंस मिलता है आईडी का, एसिड्स के अंदर एसिड्स डॉट आईडी, और वो आईडी मैंने यहाँ पे पास कर दिया, उसे रेफरेंस चाहिए इमेज को सेट कराने के लिए। ये पास करने के बाद जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ क्लाइंट डॉट क्रिएट को, तो हमारा डेटा सैनिटी में अपलोड हो जाता है, जिस तरीके से यहाँ पर ये हुआ है। यहाँ पर जैसे अभी मैं सबमिट करूं तो ये डेटा सैनिटी में इस तरह अपलोड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको?
अच्छा जी जी भाई, आरिफ कंटिन्यू। भाई, जो आप बोल रहे हो रेफरेंस है, ये बनी बनाई क्लास होती है या इसको बताना पड़ता है? कौन सा वाला? ये हाँ इमेज वाला? हाँ, ये वाला। नहीं, ये बनी बनाई क्लास है जो हमें सैनिटी प्रोवाइड करता है कि स्कीमा के अंदर अगर हम इमेज का हमने फील्ड बनाया और इस इमेज हमें सेट करवाना है, तो उसको हम इसी तरीके से सेट करवा सकते हैं। इमेज का की लिखा और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर पहले हमें फाइल का टाइप बताना होता है। ये टाइप भी है सैनिटी ही बता रहा होता है, सैनिटी का ही मेथड है कि आप इसमें टाइप बताएं कि आपकी फाइल किस टाइप का है, इमेज है, पीडीएफ है, एमपी3 है, वीडियो है, क्या चीज़ है वो बताएं। तो हमारा इमेज था, हमने इसको इमेज बता दिया स्ट्रिंग में। और इसी के साथ एक प्रॉपर्टी होता है ये एसिड्स के नाम से, कि भाई अब आपका एसिड्स क्या है उसका रेफरेंस इसमें दे दें। तो हमने जो ऊपर सैनिटी में पहले अपलोड करवाया, अपलोड करने के बाद हमें उसका पूरा रेफरेंस मिल गया, पूरे एसिड्स हमें मिल गया। वो एसिड्स को लेकर उसके अंदर से मैंने इसका रेफरेंस निकाल कर दे दिया। रेफरेंस किसको क्या चाहिए होता है, इसको एक आईडी चाहिए होता है जो हमारे इस अपलोडेड फाइल को, जो हमने इमेज को अपलोड करवा दिया है सैनिटी में, उस अपलोडेड फाइल के अंदर से हमें उसकी आईडी निकाल कर इस रेफ को पास करना होता है, देना होता है, बताना होता है कि भाई ये मेरे अपलोडेड फाइल का आईडी है रेफरेंस में। ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर क्लियर हो गया। अच्छा, अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा ये डेटा उठाकर सैनिटी में सेव कर देता है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि पहले मैंने ये नेम नहीं लिखा था, डायरेक्ट इस तरीके से था सिर्फ की वैल्यू, तो ये भी मैं एक चीज बता दूं कि जब तक, क्या हुआ भाई इसके साथ, कॉल कट गई है क्या? कॉल कट ही नहीं है, कुछ आया है इसके अंदर लिमिट का। अच्छा, 15 मिनट और रहता है, यानी 1 घंटे का टाइम होता है। तो चलें, कोई इशू नहीं, अपग्रेड नहीं करेंगे भाई। 15 मिनट हम देखते हैं इसको और फिर न्यू कर लेंगे दोबारा से। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर अब जैसे मैंने इसको ये हटा दिया, तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक हमें बेनिफिट ऑप्शन ये भी मिलता है कि अगर हमारा की और वैल्यू का नेम सेम ही है, तो हम सिर्फ की भी पास कर दें तो वो समझ जाता है कि वैल्यू भी इसी नेम से ऊपर कहीं पर है, जैसे यहाँ पे बना हो। इसने ये वैल्यू भी यहाँ पे खुद ही उठा लिया, हमें देने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से ईमेल और मैसेज में दिया हुआ। सही है, यहाँ तक ही समझ आ गई? ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब नीचे ये एक ऑप्शन है, मैंने लिखा है दोबारा से सेट ईमेल सेट मैसेज को कॉल किया और एम्प्टी करवाया है। इसके अंदर भी एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि जो हमने इसके अंदर डेटा सेट किया है, अभी जैसे हम इसके अंदर जो भी लिखते हैं, तो ये डेटा हम सेट कर चुके हैं स्टेट के अंदर। अब इस स्टेट के अंदर मुझे ये वाला नेम मिलेगा, लेकिन ये सारा काम होने के बाद यहाँ से यहाँ तक डेटा को सैनिटी में सेट करवाने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही सबमिट हो, डेटा सेट हो जाए, तो ये फील्ड भी खाली हो जाए, इसी तरीके से इसके अंदर डेटा रहे नहीं। जैसे अगर मैं अभी इसको कमेंट करके दिखाऊं, तो यहाँ पे मैंने नेम लिखा, ठीक है, ईमेल लिखा, जो भी है, और यूं किया, यहाँ पे मैसेज लिखा, इमेज को सिलेक्ट किया, कोई भी इमेज, और मैंने इसको सबमिट किया। तो देखिए अब ये डेटा जो है वो सैनिटी पे जा चुका है, हमें यहाँ पर मिल गया डेटा, सही है। लेकिन यहाँ पे अभी भी ये फील्ड फिल है, एम्प्टी नहीं हुआ, खाली नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि जब डेटा हमारा सबमिट हो जाए तो ये डेटा खाली हो जाए, एम्प्टी फिल हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर दोबारा से यूज स्टेट को कॉल करते हैं और उसके अंदर एम्प्टी वैल्यू को सेट कर देते हैं कि भाई आप उसको, जब हमारा डेटा सैनिटी में सेट हो जाए तो आप इसको खाली कर दो, इस इनपुट फील्ड को वापस खाली कर दो, इसकी वैल्यू को खाली कर दो, हमें ये नहीं चाहिए। अब अगर जैसे मैं आपको ये दिखा दूं दोबारा से कि हमने क्या किया है, देखिए अभी मैं यहाँ पर एक डेटा लेता, सही है, और मैं इसको सेट करवाया, सबमिट करवाया, तो जैसे ये डेटा सैनिटी में जाएगा, जाने के बाद ये खुद ही खाली हो गया, एम्प्टी हो गया फील्ड, ठीक है। और ये डेटा हमारे सैनिटी में आ चुका है, तो यहाँ से फील्ड खाली हो गया। तो ये काम ये कर रहा है कि हमने इसको दोबारा से अपडेट करवा दिया और स्टेट को खाली करवा दिया।
तो हमारा ये काम तो हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा दोबारा से रिवीजन करवा दें। अच्छा, दोबारा से रिवीजन करवा दें। अच्छा, एक चीज और इसमें रहता है जो किसी ने पूछा ही नहीं, कि ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। जी। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो देखें क्या होता है। अभी समझ लें ये कोड नहीं है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर आके कोई फील्ड लिखता हूँ, ठीक है, और करवाया, अब जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो यहाँ पर गौर से देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। माउस पे मेरे, मैंने इसको क्लिक किया, क्या हुआ, पेज रिफ्रेश हो गया रिफ्रेश हुआ है, सही। और यहाँ से डेटा भी खाली हो गया। तो ये एक बाय डिफॉल्ट फॉर्म का बिहेवियर होता है कि जब भी हम उसके बटन पे क्लिक करते हैं सबमिट पे, तो पेज को रिफ्रेश कर देता है। और अगर हमने इसको रिफ्रेश कर दिया तो हमारा तो डेटा यहाँ से चला गया। वो डेटा हम सेव कैसे करवाएंगे सैनिटी में? तो सही। उसको रोकने के लिए हमने यहाँ पे हमें एक मेथड मिलता है जावास्क्रिप्ट का, कि इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया हमने। ये कहता है कि भाई अब हम आपके पेज को रिफ्रेश नहीं करेंगे, रीलोड नहीं करेंगे। हमने आपके पेज को रोक दिया है रीलोड होने से। यहाँ पर ये काम हो रहा है, ठीक है। ऊपर वाली लाइन में, लाइन नंबर 14 में रिएक्ट डॉट फॉर्म इवेंट का जो ये वाला, इवेंट था। हाँ, जी। ये टाइप है। ये टाइप ऐसे है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो सबमिट के नाम से फंक्शन है, सही है, ये फंक्शन को कॉल हम कर रहे हैं यहाँ से इस फॉर्म के अंदर। ये जो फॉर्म का हमारा एलिमेंट है जिसके अंदर सारे इनपुट फील्ड वगैरह है, यहाँ पे हमें एक मेथड इवेंट मिलता है ऑन सबमिट का, और इसके अंदर हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो जब हम बटन पे क्लिक करते हैं, हमारा फॉर्म सबमिट होता है, तो ये फंक्शन कॉल होता है। और जब ये फंक्शन कॉल होता है तो इस फंक्शन के अंदर मुझे ये पूरा फॉर्म मिलता है, यहाँ से चला जाता है। और ये पूरा फॉर्म जब इस फंक्शन के अंदर जाता है तो वो मुझे यहाँ पर, जहां मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ उसके पैरामीटर में, अगर मैं ये हटा दूं आपको दिखाने के लिए, तो इस पैरामीटर में मुझे वो पूरा फॉर्म मिल गया। सही है। अब यहाँ पर क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो हमें इसका टाइप भी बताना होता है कि भाई हमें जो इसके अंदर मिला वो क्या चीज है। तो वो मैंने इसको बताया कि रिएक्ट डॉट फॉर्म इवेंट, यानी एक फॉर्म का इवेंट है, इसकी टाइप है ये फॉर्म इवेंट, वो हमें मिल रहा है इसके अंदर। ओके। सही और है। बटन पे आपने कुछ लगाया हुआ है जब हम सबमिट करते हैं उस पे? बटन पे नहीं, बटन पे हमने कुछ भी नहीं लगाया हुआ क्योंकि इस बटन की टाइप सबमिट है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ गया, ये देखें, इस बटन की टाइप सबमिट है। और जब हम फॉर्म यूज करते हैं और फॉर्म के अंदर हम बटन लगाते हैं और बटन की टाइप को सबमिट देते हैं, तो जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद ये फॉर्म पूरा सबमिट होगा। इस फॉर्म के अंदर जो ऑन सबमिट का इवेंट है, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये इवेंट कॉल हो जाएगा। अगर हमने बटन की टाइप को सबमिट रखा है तो, जैसे यहाँ पे सबमिट रखा है तो। ओके, ठीक है, ठीक। सही है। तो ये पूरा फॉर्म कॉल होगा। अच्छा, यहाँ पर क्रिएट हो रहा है फाइल, ये सबको क्लियर है कि हमने सैनिटी में डेटा किस तरीके से क्रिएट करवाया। सही है। ओके, हो गया। चले सही अभी है। आगे चलें, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। किसी का सवाल है इसमें? नहीं है। चले अब हम आ जाते हैं फैच वाले में, कि हमने डेटा को फैच कैसे किया। जब हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, वो क्रिएट करने के बाद जब हमने यहाँ पे फैच किया, ये डेटा जो हमें मिल रहा है, तो ये डेटा फैच कैसे होकर आ रहा है, सैनिटी से। तो इसके लिए अब हम आ गए हैं, कहा गया, हमारे फैच वाले फॉर्म के ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर हमने सबसे पहले एक कंपोनेंट बनाया हुआ है पेज का, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इसको किया हुआ है। सही है। और ये जो यूआई है जो आपको टेबल दिख रहा है रिटर्न के अंदर, ये यूआई, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यूआई मुझे लगता है कि किसी को, कोई शायद ही होगा जिसको समझ आ रही है कि यूआई कैसे बना। ये एक टेबल है, एक पहले मैंने डिव लिया, उसके अंदर जो मेन हमारा कंटेनर है उसके अंदर मैंने एक h2 लिया जिसमें मैंने ये लिखा है डेटा फैच, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, ये। उसके अंदर एक टेबल का टैग मिलता है हमें, और उस टेबल के टैग को यूज करके उसके अंदर मैंने टी एच एक किए है हेडिंग,
जो आपको यहाँ पर ये ऊपर वाला लाइन दिख रहा है, इमेज नेम ईमेल और मैसेज वगैरह लिखा हुआ ये ऊपर, जिसका कलर ग्रे हुआ है ब्लू, ये वाला हमने हेड बनाया हुआ, टेबल हेड, टी हेड, जो इसके अंदर है। अब जो हमने डेटा फैच किया है वो हम यहाँ पर मैप से करवा रहे हैं शो। ये वाला सारा डेटा जो यहाँ से लेके इमेज और ये सब कुछ जो है, ये सारा डेटा ये हमने यहाँ पे मैप चला के फैच किया। अच्छा, अभी मैप चलाया हमने इस पोस्ट के ऊपर, और ये पोस्ट हमें स्टेट से यहाँ से मिल रहा है। सही है, अब इसके अंदर क्या मिल रहा है और डेटा कहाँ से आ रहा है, अब हम वो देखते हैं। ये हमारा फंक्शन है गेट पोस्ट के नाम से जो कॉल हो रहा है। सैनिटी से जो डेटा हमें मिल रहा है, जो सैनिटी के स्टूडियो के अंदर ये डेटा है, ये डेटा हम जब फ्रंट एंड पे फैच कर रहे होते हैं, मंगवा रहे होते हैं, तो इसके लिए हमें सैनिटी एक मेथड देता है क्लाइंट डॉट फैच का। क्लाइंट डॉट फैच का मेथड यूज करके हम इसके अंदर क्यूरी पास करते हैं। क्यूरी क्या होता है हमारा? क्यूरी हमारा ये होता है, इसके अंदर हम इस तरीके से क्यूरी पास कर रहे होते हैं। कुछ मिस्टेक हो गया, 1 मिनट, लाइन को मैं कमेंट करता हूँ पहले। अच्छा, इसके अंदर हम इस तरीके से ये डेटा पास कर रहे होते हैं। इस तरीके से ये डेटा हम इसके अंदर पास कर रहे होते हैं। तो ये हमें इस क्यूरी में क्या होता है कि हमने इसको अपना टाइप बताया है डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट क्या है हमारा? वही स्कीमा जो हमने स्कीमा बनाया हुआ है, और स्कीमा के अंदर हमने टाइप दिया हुआ है पोस्ट फॉर्म के नाम से, जो हमें स्टूडियो के अंदर यहाँ पर दिख रहा है, ये पोस्ट फॉर्म, और इसके अंदर ये सारा डेटा है। ये हमने यहाँ पर इसको टाइप बता दिया अपना कि भाई टाइप हमारा जो है सैनिटी के अंदर हमारा जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का टाइप है पोस्ट फॉर्म। पोस्ट फॉर्म को जाकर इस पोस्ट फॉर्म के अंदर जितना भी डेटा है वो हमें लाकर दे दो। ये जो स्टेरिक लगा हुआ है स्टार, इसका मतलब ये होता है कि इस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमने यहाँ कंडीशन दिया है कि उसकी टाइप डबल इक्वल टू पोस्ट फॉर्म, ये जो हमने टाइप दिया है कि ये इस नाम का जो भी डॉक्यूमेंट है उसके सारे डेटा को फैच करके ले आओ। अब ये सारा डेटा यहाँ से फैच होगा और फैच होकर आ जाएगा, और मैंने इसको वेरिएबल के अंदर असाइन किया हुआ पोस्ट के नाम से। तो क्या होगा कि ये सारा डेटा फैच हुआ और मुझे इस पोस्ट के अंदर मिल गया। सही है, और इस पोस्ट के अंदर एक एरे आया, एरे की सूरत में मुझे एक डेटा मिला। यहाँ जो मुझे मिल रहा है वो एरे मिल रहा है। अब मैंने उस एरे को अपने इस वाले स्टेट के अंदर सेट करवा दिया है। हमारा जो स्टेट ऊपर बना हुआ है पोस्ट और सेट पोस्ट के नाम से, ये मैंने सेट पोस्ट वाला मेथड कॉल किया यहाँ पर, और इसके अंदर इस डेटा को सेट करवा दिया। अब इस फंक्शन के बाहर मुझे ये डेटा मिल जाएगा। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल किया, मैंने ये गेट पोस्ट को कॉल किया। अच्छा, फ्रंट एंड पे क्लाइंट साइड पे अगर हमें डेटा को कॉल करना हो तो हम कॉल करते हैं यूज इफेक्ट के अंदर, वरना ये एरर दे रहा होता है। सर्वर में हम डायरेक्ट कर लेते हैं एसिंक का बिट लगा के, लेकिन क्लाइंट साइड में हमें यूज इफेक्ट को यूज करना पड़ता है, वरना फैच नहीं होता। तो इस यूज इफेक्ट के अंदर मैंने ये वाला फंक्शन को कॉल करवाया है यहाँ पर। अब होगा क्या कि क्लाइंट साइड कंपोनेंट हमारा, जब ये पेज रीलोड होगा, हमारा वेबसाइट लोड होगा, तो यूआई को लोड करने से पहले वो ये वाला फंक्शन यूज इफेक्ट को कॉल करेगा, और यूज इफेक्ट के अंदर जो भी काम हो रहा होगा उस काम को वो पूरा करेगा। तो अब जैसे मैंने इसके अंदर रखा है ये फंक्शन कॉल करवाया, तो ये जब फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर आएगा, और यहाँ से वो सैनिटी से सारा डेटा को फैच करेगा, फैच करके यहाँ पर लेकर आएगा, रिटर्न करेगा हमें वेरिएबल में, और इस वेरिएबल को में रिटर्न किया हुआ सारा डेटा को पोस्ट सेट करवा देगा यूज स्टेट के अंदर सेट पोस्ट वाले में। इसमें अपडेट जैसे ही उसने सेट करवाया, अब मुझे वो सारा डेटा यहाँ यूज स्टेट के अंदर पोस्ट में मिल रहा है। अगर मैं इसको कंसोल करूं तो ये सारा डेटा मुझे यहाँ पर दिखेगा।
अगर मैं आपको कंसोल करके दिखा दूं यहाँ पर, तो ये डेटा मुझे यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर कंसोल में आपको दिखेगा। ये देखें, इसके अंदर ये हमारा 3 डेटा है, यहाँ पर ये 3 एरे के अंदर ऑब्जेक्ट आ गया तीनों, जिसके अंदर ये नेम, मैसेज, ईमेल और इमेज वगैरह है। ये डेटा हमें यहाँ से मिल गया और इसके अंदर सेट हो गया। यहाँ पर ये काम हो रहा है। अब जब इसके अंदर सेट हो गया तो अब मुझे ये यूआई में दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि एरे है ये, तो हम एरे के ऊपर मैप चला सकते हैं। इसके अंदर जितना भी डेटा वो मैप में 1 बाय 1 करके हम उसको रेंडर करवा सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस वाले एरे को यहाँ पर लगाया। जब यूआई के अंदर पोस्ट डॉट मैप चलाया और मैप के अंदर जितना हमारा डेटा है वो हम यहाँ से यहाँ तक इसके ऊपर शो करा दिया। कैसे शो करवाया भाई, जब मैप चलाते हैं तो मैप के अंदर हमें एक कॉल बैक फंक्शन देना होता है। कॉल बैक फंक्शन ये होता है कि मैप के पैरेंथेसिस के अंदर एक फंक्शन कॉल करना होता है, बनाना होता है। तो हमने वो फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर मिलता है। वैसे तो 3 पैरामीटर मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल एक ही यूज कर रहे हैं। फर्स्ट पैरामीटर में मुझे आइटम मिलता है। इसके अंदर जितना भी एरे है, एरे ऑफ आइटम है, 1 बाय 1 करके यहाँ पर मुझे पोस्ट में मिलेगा। अगर मैं इसके अंदर दूसरे इंडेक्स यहाँ पर दूसरा पैरामीटर लूँ तो उसके अंदर मुझे इंडेक्स मिलेगा। इसी तरह अगर मैं तीसरा लूँ तो इसके अंदर मुझे पूरा एरे मिल जाएगा, ये वाला जो इसके अंदर है। ये 3 हमें प्रोवाइड करता है। फिलहाल मुझे इस 3 की जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही रखा है, क्योंकि मुझे एक ही चाहिए, आइटम चाहिए। अब इस आइटम को मैं सही, अच्छा, जो हमने यहाँ से डेटा फैच किया यूज इफेक्ट के फंक्शन के अंदर, यूज इफेक्ट के मेथड के अंदर हमने ये वाला फंक्शन कॉल किया था और डेटा को गेट किया। हमें यहाँ से डेटा मिला, उस डेटा को हमने यूज स्टेट में सेट करवाया यहाँ पर, और वो सेट किया हुआ डेटा अब हमें इस यूज स्टेट के स्टेट में मिल गया। ठीक है, ये सेट करने का मेथड होता है और ये गेट करने का मेथड होता है, जहाँ हमें स्टेट मिलता है। अच्छा, जब हमें इसके अंदर पूरा एरे मिल गया, डेटा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको यूआई में दिखाना है। तो यूआई में दिखाने के लिए अब हम आते हैं अपने रिटर्न के अंदर और यहाँ पर हमने मैप चलाया है उसी पोस्ट को, और मैप चलाकर हमने 1 बाय 1 यहाँ से डेटा गेट करके सेट करवाया। अब इसके अंदर मुझे क्या मिल रहा है, इस पूरे डेटा के अंदर अब जब एरे के ऊपर मैंने मैप चलाया, मैप में मुझे फर्स्ट ऑब्जेक्ट मिला 0 इंडेक्स वाला। उस ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी है, मैंने लिखा पोस्ट डॉट आईडी। दूसरे में पोस्ट डॉट इमेज है, उसके अंदर मैंने एक इमेज भी रखा हुआ है। नेम है, वो नेम भी मिल गया। ईमेल है, वो ईमेल भी मिल गया। और मैसेज है, वो मैसेज भी मुझे इस तरह मिल गया, पोस्ट डॉट मैसेज, पोस्ट डॉट ईमेल और पोस्ट डॉट नेम करके। तो वो मैंने इस एक एक टेबल के अंदर सेट करवाया है, जो हमारे ये टी आर और टी डी है, यानी टेबल रो और उसके अंदर टेबल डेटा। इस डेटा के अंदर पहले टेबल डेटा में मैंने इमेज सेट करवाया, उसके बाद मैंने नेम सेट करवाया, फिर ईमेल, फिर मैसेज, और यहाँ पर मैंने एक और बनाया जिसके अंदर मैंने 2 बटन सेट करवाया। एक हमारा लिंक है, ये जो मैंने एडिट के लिए किया है सेट, वो भी मैं दिखाऊंगा कि क्यों किया है। और एक ये बटन है जहाँ से हम ये डेटा डिलीट करेंगे। अच्छा, ये 2 अगर मैं आपको यूआई में दिखा दूँ, हाँ यहाँ पर, तो ये इमेज, नेम, ईमेल, मैसेज आ गया। और ये वाला एक बटन है, 2 बटन है, एक अपडेट का और एक डिलीट का। ये लिंक बना हुआ, ये बटन बना हुआ। यही 2 चीज़ हम यहाँ से सेट करवा रहे हैं, ये लिंक और ये बटन। ये 2 बटन हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। और इस बटन के अंदर मैंने href में पास किया है रेफरेंस, और रेफरेंस क्या मैंने पास किया है, पोस्ट डॉट आईडी, यानी इसके अंदर से जो आईडी मिल रहा है मैं वो आईडी को यहाँ पे सेट करवा रहा हूँ। और ये मैंने एक डायनेमिक पेज के लिए सेट करवाया, डायनेमिक राउट के लिए। अच्छा, यहाँ तक डेटा फैच करने तक सबको समझ आ गया कि जब हमने ये किया डेटा फैच हुआ और हमें यहाँ पर यूआई में ये डेटा दिख रहा है, यहाँ तक। अच्छा, जो ये आपने बटन बनाया डिलीट का और अपडेट का, इसका जो जी। बैकएंड है वो आपने दूसरी फाइल में रखी हुई है, इसको यहाँ पर सिर्फ इंपोर्ट करवाया हुआ है। नहीं, यहाँ पर ही मैंने ये बटन बनाया हुआ है। और बटन, एक तो ये बटन है, नीचे वाला जो डिलीट है ये बटन है। इसको ठीक हम है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसी डेटा को डिलीट कर देगा। जैसा मैंने क्लिक किया और ये डेटा हो गया
डिलीट। तो सही। ये बटन है और ये जो दूसरा वाला है ये वाला अपडेट, ये लिंक है, यहाँ पे मैंने लगाया ये वाला, ये हमारा लिंक है। इसमें मैंने पाथ सेट किया है इस पोस्ट के अंदर से जो मुझे मिल रहा है आइटम, आइटम डॉट ID, ये ID मैंने यहाँ पे सेट करवा दिया। ये मैंने करवाया है डायनेमिक राउट के लिए, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या होगा जब हम इस थ्रेड पे क्लिक करेंगे तो उस ID के थ्रू हमारा ये जो ऊपर आप URL देखें ये वाला, तो एक डायनेमिक पेज बना हुआ है जिसमें उसके ID के साथ हमें डायनेमिक राउट करके इस पेज में लेकर आ रहा है। ये यहाँ पर ये डायनेमिक आईडी है, यही आईडी मैं यहाँ पर गेट भी करके दिखा रहा हूँ आपको, यही आईडी है सेम। अच्छा, जो डिलीट वाला ऑप्शन है वो आपने वहीं के वहीं डिलीट करवा दिया हाँ, उसको? वो मैंने वहीं डिलीट करवा दिया है इसी पेज के अंदर, यहीं पे मैंने डिलीट करवा अच्छा, दिया। इसको कोड दिखाना जरा, किस तरीके हाँ, से ये अब डिलीट? डिलीट का कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डिलीट वाले बटन में मैंने ऑन क्लिक का इवेंट किया लगाया। ऑन क्लिक मतलब क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन चल जाए। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है ये हैंडल डिलीट के नाम से, और इसके अंदर मैंने पास किया है आईडी। आईडी जो है वो मुझे यहाँ से मिल रहा है, इस मैप वाले डेटा से, आइटम से, इसकी आईडी है, यानी इस वाले पूरे ऑब्जेक्ट की आईडी है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक आईडी का प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट करवा दिया, जो मुझे इस फंक्शन के अंदर मिलेगा, मैंने यहाँ से सेंड किया, भेजा इस फंक्शन में। सही, अच्छा आईडी अब के थ्रू डेटा डिलीट होगा। हाँ, आईडी के थ्रू डेटा डिलीट होगा, और ये हैंडल डिलीट फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन मैंने बनाया है यहाँ पर, ये आईडी डिलीट का फंक्शन है हमारा। इसका थोड़ा सा समझाएं किस तरीके से ये हाँ, होगा। आईडी डिलीट का मैंने ये फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के पैरामीटर में मुझे वो आईडी मिल रहा है जो मैंने वहां से पास किया। इसकी वैल्यू जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। अच्छा, अब इस आईडी को लेकर हम यहाँ पर डेटा को डिलीट करवा रहे हैं। अच्छा, डेटा डिलीट करने का भी मेथड हमें क्लाइंट खुद देता है, सैनिटी खुद देता है क्लाइंट के थ्रू। तो क्लाइंट जो सैनिटी से हमें मिल रहा है उसी के अंदर एक मेथड होता है डिलीट का, जो हमने यहाँ पे लगाया क्लाइंट डॉट डिलीट, और इसको कॉल किया, और इसके अंदर वो आईडी हमने पास कर दिया कि इस आईडी का जो डॉक्यूमेंट है, जो डेटा है, उसको डिलीट कर दो। अच्छा, ये एसिंक्रोनस फंक्शन है तो हमें अवेट लगाना होगा, और अवेट लगाने से के लिए हमें फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाना होगा, वो हमने यहाँ पे एसिंक लिख के बना दिया। एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर अवेट चलाया, और अवेट के अंदर हमने ये मेथड कॉल किया क्लाइंट डॉट डिलीट, और इस डिलीट के अंदर एक पैरामीटर लेता है, उस पैरामीटर में हमें आईडी पास करना होता है कि हमें क्या डिलीट करना है, कौन सा डेटा डिलीट करना है, उसकी आईडी दे दें। तो हमने यहाँ पे आईडी दिया, और जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ होगा, उस आईडी वाले डेटा को डिलीट कर देगा सैनिटी से। सेम यही काम यहाँ पर आके हो रहा है कि उसी फंक्शन बटन पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये वाला जो डेटा है हमारा, सिर्फ एक डेटा, ये वाला, ये जो डेटा है, इस डेटा के अंदर एक आईडी भी है, वो आईडी को ले रहा है वो, और उसमें डिलीट का प्रॉपर्टी मेथड चला के जो हमने यहाँ पे लिखा है, इस मेथड को कॉल करके इस वाले आइटम को डिलीट कर दे रहा है। यूं क्लिक किया और ये अच्छा, डिलीट हो गया। जो डिलीट आपने जो बटन पे डिलीट वाला लगाया वो सिर्फ डिलीट वाला ही बटन पे ही कोड लगेगा, उसके अलावा कहीं भी नहीं लगेगा डिलीट वाला? नहीं, उसके अलावा कहीं लगाने की जरूरत नहीं है। जिस बटन पे हमें क्लिक करके डिलीट करवाना है, हम सिर्फ उस बटन पे इस फंक्शन को कॉल अच्छा, करेंगे। तो उसको कैसे पता चलेगा कि इस बटन के अंदर ये सारा डेटा भी है? कहीं पे बताया हुआ है उसको? हाँ, वो मैंने वही आपको बताया कि जब मैं यहाँ से ये जो फंक्शन मैंने बनाया है डिलीट, हैंडल डिलीट के नाम से, सही। ये वाला, इस फंक्शन को मैंने बनाया और इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ इस वाले बटन में। इस वाले बटन में मैंने यहाँ पे इवेंट लगाया ऑन क्लिक का, और यहाँ से उस फंक्शन को पास किया कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल हो। और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए जो मैंने ये वाला पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोजिंग जो कॉल करने का मेथड होता है फंक्शन को, जब हमने ये लगाया तो अब इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ,
यहाँ से मैं एक डेटा भेज रहा हूँ उसको, और डेटा में मैं इस वाले डेटा का आईडी को भेज दिया मैंने कि भाई इसका जो आईडी है जो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, इस वाले डेटा का आईडी उठाओ और इस वाले फंक्शन के पैरामीटर में दे दो, जो मुझे यहाँ से पैरामीटर इस फंक्शन के आर्गुमेंट पे यहाँ पे मिल रहा है वो डेटा। और वही डेटा मैं यहाँ से लेकर इस क्लाइंट डॉट डिलीट वाले मेथड को दे रहा हूँ कि भाई मेरा जो ये वाला आईडी है, इस आईडी का इस आईडी के डेटा को डिलीट कर दो, इस आईडी वाले डेटा को डिलीट कर दो। ओके हो गया। अच्छा, ये गेट पोस्ट वाला जो आपने कॉल करवाया, ये फंक्शन कहाँ पर है? गेट पोस्ट वाला जी। ये गेट पोस्ट वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन तो हमारा जो सबसे पहले था, जो हमने डेटा को फैच किया था सैनिटी से सारे डेटा को, ये वही फंक्शन में एक बार फिर से मैंने इसके अंदर कॉल करवा दिया। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने करवाया है वैसे ही कि अगर इसके बाद इसको अगर मैं इसको ना करवाऊँ ना कॉल, तो देखो होगा क्या। यहाँ पर आएंगे। अच्छा, अभी एक डेटा रह गया, तो हम एक डेटा क्रिएट करके फिर आपको दोबारा से दिखाते हैं कि हो क्या रहा है इसके अंदर। बल्कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि अगर देखें कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा, सही है, ये कर दिया जो भी हमारा डेटा है, और इसको सेट करवाया इसके अंदर। अब देखें इसके अंदर आ गया है दो डेटा हमारे पास फेच में, ये दो डेटा है। अगर मैं इस डेटा को डिलीट करता हूँ तो डेटा डिलीट तो हो जाएगा, सही है। अगर आपको मैं सैनिटी के अंदर दिखाऊं तो देखिए यहाँ एक रह गया, इसका मतलब ये है कि हमारा एक डेटा डिलीट हो गया, लेकिन यहाँ से नहीं हटा, यहाँ पर वो अभी भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि भाई हमने स्टेट को तो अपडेट करवाया ही नहीं, वो तो वही पुराना वाला है जो हमने पहले सेट किया था। तो अब यहाँ पर जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ दोबारा से, तो हो क्या रहा है कि डिलीट करने के बाद, इस डेटा को डिलीट करने के बाद ये वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है दोबारा, और दोबारा सैनिटी से वो पूरा डेटा उठकर आ रहा है इसके अंदर जो बच गया है। डिलीट होने के बाद जो डेटा रहता है उसके अंदर बाकी, वो पूरा डेटा दोबारा इसके अंदर आ रहा है, और ये डेटा फिर वापस इस स्टेट के अंदर सेट हो रहा है, और ये स्टेट से हमें यहाँ पर ये मिल रहा है, और वापस ये डेटा आकर बचा हुआ जो भी डेटा है वो मैप चल रहा है और यहाँ पर शो हो जा रहा है। पूरा डेटा मैप चल के शो हो रहा है, जो बच जा रहा है वो सारा डेटा हमें यहाँ पर मिल जा रहा है। ये काम यहाँ पर हो गया इतना। तो ये फैक्ट, काम जैसे हम सैनिटी से डेटा फेच करते थे, वही काम ये हो रहा है, लेकिन इसमें एक जो हमने चीज ऐड की है कि हमने यहीं से ही डेटा सैनिटी पे भेजा है और वहां से हाँ फेच करवाया है सिर्फ। हाँ, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया। तो अब डेटा फैच और डेटा डिलीट ये समझ आ गया। जी। अब एक मेथड हमारे पास, एक ऑप्शन हमारे पास रहता है अपडेट का, कि जब हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये अपडेट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम देख लेते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, हमने फैच डेटा से यहाँ पे यूआरएल पास किया, यानी लिंक का बटन लगाया टैग, और उसके अंदर हमने बताया कि जब इस बटन पे क्लिक हो लिंक पे तो यहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो। यहाँ कहाँ पर भेज दो भाई? पोस्ट डॉट आईडी जो हमने दिया है उस आईडी वाले पेज पे, पाथ पे। अब यहाँ पर हमने बनाया हुआ है एक डायनेमिक पेज आईडी के नाम से, सही है। ये वाला पेज है जो हमने डायनेमिक पेज बनाया हुआ है आईडी के नाम से। अब हो क्या रहा है, अब इसके अंदर ये हो रहा है कि जब इस लिंक वाले बटन पे क्लिक हो रहा है तो ये डायनेमिक पेज पे लेकर जा रहा है हमें, और डायनेमिक पेज में एक आईडी के साथ लेकर जा रहा है। और आईडी क्या है? आईडी इस डेटा का आईडी है। इस डेटा के अंदर जो एक आईडी है, यूनिक आईडी, वो आईडी पे हमें लेकर जा रहा है। अब जैसे ही उस आईडी पे जा रहा है और हमें यहाँ पर डायनेमिक पेज के अंदर लेकर आ रहा है, जो हमारा कहाँ गया, जो हमारा ये डायनेमिक पेज है इसके अंदर लेकर आ रहा है। कैसे, वो आपको यहाँ पे दिखाते हैं। जब मैंने अपडेट पे क्लिक किया, ये यूआरएल देखिएगा, यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 फैच डेटा है अभी। जब मैंने अपडेट पे क्लिक किया, ये हमारा पेज चेंज हुआ, और अब इस पेज का राउट ये है, और ये एक डायनेमिक पेज है। डायनेमिक पेज में हमने आईडी जो वहां से सेट करवाया था, वही आईडी हमें यहाँ पर मिल रहा है, और उस आईडी वाले पेज पे ले आया। अच्छा, अभी आईडी वाला पेज हमारा ये है।
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने फोल्डर का नाम लिखा है और जो आईडी लिखा है, और जो लिखेंगे यही हमारा डायनेमिक आईडी होगा। इसके अंदर page.tsx की फाइल है पेज बनाने के लिए। अच्छा, हर पेज की आईडी डिफरेंट होती है? हर पेज की आईडी डिफरेंट होगी। जहाँ जिस भी हम आइटम पे क्लिक करेंगे, अब जैसा मैं आपको फैच वाले में दिखाऊं, यहाँ पर फिलहाल एक ही है। अगर इसके अंदर 2-3 आइटम हो तो जिस भी, मैं आपको दिखा देता हूँ क्रिएट करके ना। अब जैसा मैं इसके अंदर आया, यहाँ पे ईमेल सेट किया, कुछ भी कर दिया, और ये डेटा और एक और इमेज वगैरह सेट कर लिया। ठीक है, अब देखें इसके अंदर हुआ क्या, हमने एक डेटा और सेट कर लिया। ठीक है, फैच में आया, अब देखें हम यहाँ 2 मिल रहा है। अब जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ नाम देखिएगा XYZ और ये पिक्चर ये वाला लगा हुआ। जब मैंने इस पे क्लिक किया अपडेट पे, तो यहाँ ऊपर ये डेटा आ रहा है, यही डेटा आप आईडी आ रहा है, यही आईडी आपको यहाँ भी दिख रहा है। ये आईडी देखिएगा, शुरू में DW और एंड में 2 लिखा हुआ है, और यह इमेज भी है। अब अगर मैं वापस बैक करता हूँ और आकर अब मैं ये दूसरे वाले में क्लिक करता हूँ, तो इसकी आईडी डिफरेंट है। यहाँ पर ये मिल रहा है, हर एक का यूनिक आईडी होता है। अच्छा, ये काम करके दे रहा है डायनेमिक पेज। हाँ, ये काम करके दे रहा है डायनेमिक पेज। हमने डायनेमिक पेज से यहाँ पे सेट करवा लिया। ठीक अच्छा, अब मुझे इसको अपडेट करने के लिए भी आईडी की ज़रूरत है। आईडी के बिना हम अपडेट नहीं करवा सकते, तो वो आईडी भी मुझे चाहिए। वो आईडी मुझे यहाँ से मिल भी जा रहा है पैरम से। अब इसके अंदर हम आकर क्या कर रहे हैं, जब हमने ये पेज बनाया तो पैरम्स के अंदर मुझे वो आईडी मिल जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें एक रिएक्ट हुक मिलता है नेक्स्ट नेविगेशन के अंदर से, यूज पैरम्स के नाम से। अब इस यूज पैरम्स को हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया और उसके अंदर हम उसको यहाँ पर कॉल करवा रहे हैं, ये वाला एक वेरिएबल के अंदर असाइन करके। पैरम्स के नाम से हमने वेरिएबल बनाया और उसके अंदर यूज पैरम्स को कॉल कर दिया। अब जब हमने इसको कॉल किया तो हमारा जो पैरम्स है, ये वाला जिसको हम पैरम्स कहते हैं, ये पूरा पैरम्स मुझे मिल गया इस पैरम्स के अंदर। अब इस पैरम्स के अंदर मुझे ये ऑब्जेक्ट में मिलता है, क्योंकि इसके अंदर और भी चीज हो सकते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर से मुझे चाहिए सिर्फ आईडी। अब इसके अंदर से मुझे आईडी निकालना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो डायनेमिक राउट बनाया है तो उसको मैंने नाम दिया है आईडी का। अब ये आईडी मैं सेम इसी आईडी इसी नेम से मैं इसको गेट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस पैरम्स के अंदर से पैरम्स डॉट आईडी लिखा और उस आईडी को गेट कर लिया। अच्छा, ये जो मैंने एज स्ट्रिंग लिखा, ये टाइप यहाँ पे डिफाइन किया है कि भाई इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, ये मुझे स्ट्रिंग में मिलेगा। अब पैरम्स के अंदर से मैंने आईडी निकाल लिया और वो आईडी को मैंने यहाँ पे सेट करवा लिया वेरिएबल में। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ अपडेट पे, जब वो राउट हो रहा है तो जो डेटा यहाँ पर अभी मुझे दिख रहा है, यही डेटा सेम इस पेज में आने के बाद भी फैच होके यहाँ पे दिख रहा है। वही नेम, ईमेल, मैसेज और वही इमेज यहाँ पर दिख रहा है और वही आईडी भी दिख रहा है। इसको क्या कर रहा हूँ मैं कि मैं यहाँ से आईडी लेकर सैनिटी के अंदर जाकर दोबारा सैनिटी से फैच कर रहा हूँ और ये डेटा यहाँ पे सेट करवा रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है इस तरीके से कि ये जो आईडी मुझे पैरम से मिला, इसी आईडी के थ्रू मैंने यहाँ पे डायनेमिक तरीके से यूज इफेक्ट के अंदर उस डेटा को गेट किया। कैसे, क्लाइंट डॉट फैच, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे फैच करते हैं, ठीक उसी तरीके से फैच किया। अच्छा, वहां पर ये हो रहा था कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी हमारा फील्ड था, डेटा था, वो हम सारा गेट कर रहे थे, फैच करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमें सब नहीं चाहिए, हमें यहाँ सिर्फ इस आईडी वाला जो हमें पैरम से मिल रहा है, सिर्फ उसका डेटा चाहिए, क्योंकि हमें अपडेट करवाना है, सिर्फ एक डेटा चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखा है इस तरीके, इसकी टाइप होगी पोस्ट फॉर्म, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, और डबल एंड का मतलब होता है और, यानी टाइप हो पोस्ट फॉर्म वाला हमारे डॉक्यूमेंट का, और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है आईडी का, ये जो अंडरस्कोर आईडी है, ये मैं दे रहा हूँ यहाँ से, जो हमने गेट किया ये वाला।
कि भाई इसकी आईडी ये है जो आईडी मैं पास कर रहा हूँ, कि आईडी से जाके मैच करो पोस्ट फॉर्म के अंदर, देखो इस आईडी का डेटा कौन सा है, वो डेटा लाकर मुझे यहाँ पर दे दो फैच करके। तो जब यहाँ पर मैच हुआ, पोस्ट फॉर्म के डॉक्यूमेंट के अंदर गया, देखा इस आईडी का कोई डेटा है, इसने देखा हाँ भाई ये डेटा है, ये डेटा को फैच किया और मुझे लाकर इस वेरिएबल में दे दिया, पोस्ट वाले वेरिएबल में। अब मुझे यहाँ पर वो पूरा डेटा मिल चुका है जो हमने डायनेमिक तरीके से वहाँ से फैच करवाया, सिंगल पोस्ट। अब मुझे ये पोस्ट मिल गया। अच्छा, अब ये क्या काम हो रहा है, अगर आप देख रहे होंगे कि मैंने ये क्या करवाया है, तो यहाँ पे ऊपर हमने स्टेट बनाया हुआ है, ये वाला वही यूज स्टेट, सेम उसी तरीके से जैसे वहाँ पे क्रिएट करवाने में हमने किया था। अब यहाँ पे आके मैंने क्या किया, यहाँ पे आके मैंने ये किया कि जो पोस्ट हमें यहाँ से मिल रहा था, पोस्ट डॉट नेम, पोस्ट डॉट ईमेल, पूरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर से नेम, ईमेल, मैसेज निकाला, और ये पोस्ट एक इमेज का पोस्ट है जिसमें इमेज भी आ रहा है, वो पूरा मैंने रखा, इसको सेट करवा दिया इस यूज स्टेट के अंदर। अब यूज स्टेट के अंदर जब हमने सेट करवा दिया, तो अब हमें यूज स्टेट के अंदर इस जगह में ये सारा कुछ मिलेगा जो हमने यहाँ से फैच करवाया है सैनिटी से। सैनिटी से फैच किया हुआ डेटा यूज स्टेट में सेट हुआ, और सेट होने के बाद अब हमें यूज स्टेट के इस स्टेट के अंदर सब डेटा मिलेगा। अच्छा, ये सेट मैंने क्यों करवाया, ये सेट मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि अब हमें इस डेटा को दोबारा से अपडेट करवाना है। तो जब मैंने इसको सेट करवाया, तो आपको यूआई के अंदर जो हमारा ये फील्ड दिख रहा है इनपुट, ये सारा इनपुट जो आपको दिख रहा है, इस इनपुट के अंदर हमें डेटा को सेट करवाना है। अब ये इनपुट कहाँ बना हुआ भाई, ये इनपुट बना हुआ है यहाँ पर, जो रिटर्न के अंदर आपको यूआई दिख रहा है, ये इनपुट बना हुआ है। सेम उसी तरीके से एक पेरेंट डिव लिया है, h1 एक लगाया जिसके अंदर मैंने आईडी लिखा है, ये वाला आईडी जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये, और उसके बाद मैंने एक फॉर्म का टैग लिया है, उस फॉर्म के टैग के अंदर इनपुट है एक नेम का, एक ईमेल का, और एक मैसेज है टेक्स्ट एरिया का, और एक ये इमेज है जिसके अंदर एक इनपुट है, एक डिव है, ये एक डिव है जिसके अंदर दो एलिमेंट है, एक इनपुट का है जिसकी टाइप फाइल है, और एक इमेज का एलिमेंट है, ये वाला इमेज का टैग है, ये वाला जो हमें यूआई में दिख रहा है, ये इनपुट का इनपुट टैग है जिसकी टाइप फाइल है, और एक ये इमेज है जो हमें वहां पे दिख रहा है, इसको हमने यहाँ पे रखा है। अच्छा, अब इसके अंदर जो मुझे इनपुट में बाय डिफॉल्ट दिख रहा है इस पेज पे आने के साथ, आने के बाद, ये नेम और ये डेटा, ये सब कुछ जो पहले से दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है भाई, ये हमें ऐसे दिख रहा है कि जो डेटा हमने यहाँ से फैच किया था ऊपर से, ये वाला, ये फैच करने के बाद जब हमने यूज स्टेट में सेट करवाया था, तो सेट होने के बाद हमें इस यूज स्टेट के स्टेट में वो सारा डेटा मिल रहा था, और वही डेटा जब हम इस इनपुट के अंदर आके हमने एक वैल्यू का एट्रीब्यूट पास किया जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, उस वैल्यू के अंदर हमने स्टेट का वैल्यू दे दिया, स्टेट का नाम जो हमने वहाँ पे दिया था यूज स्टेट का, वो पास कर दिया, यानी उसके अंदर जो भी वैल्यू है, डेटा है, वो डेटा हमें यहाँ पे दिखा दो। अब ये यही डेटा हमें यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, इसमें अगर अभी जैसे वो दिख रहा है, फैच किया हुआ डेटा दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर चाहूँ कि नहीं फैच किया हुआ डेटा नहीं, मैं बाय डिफॉल्ट एक डेटा दे रहा हूँ, खुद से यहाँ पे हार्ड कोडेड वो सेट कर दो। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग डेटा दे दिया, नेम लिख दिया। अब देखें इसके अंदर आपको इनपुट में दिखेगा नेम, ये देखें, अब इसके अंदर हमें इनपुट में नेम दिख रहा है, वो डेटा नहीं दिख रहा है जो यहाँ से फैच होकर आया था। तो फैच किया हुआ डेटा को हमने यहाँ पे सेट करवाया है स्टेट को पास करके, जो यूज स्टेट में डेटा है उसको पास करके नेम पास करवाया, उसी तरीके से ईमेल है, उसी तरीके से मैसेज है, और अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ईमेल, नेम, ईमेल और मैसेज ये दिख रहा है, और ये इमेज जो हमारे इस डेटा से उठ के आ रहा है, जैसे यहाँ पर ये है, हमने अपडेट क्लिक किया, वही इमेज यहाँ पर दिख भी रहा है। ये सारा डेटा इस तरीके से हमने यहाँ पे
सेट करवा लिया यूआई के अंदर जो हमें दिखे। अच्छा, ये अच्छा सेट यह आपने जब ही कराया जब आप फेच करके पहले आए हैं, उसके बाद आपने उसको ऊपर सेट करवाया है जी वेरिएबल के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमने यहाँ से फैच किया है डेटा, ये डेटा को फैच करने के बाद हमने यूज स्टेट में सेट करवाया, और यूज स्टेट में करवाने के बाद ये यूज स्टेट को यूज करके हमने यूआई के अंदर जो इनपुट बनाया हुआ है उसके वैल्यू में सेट करवा दिया है डेटा, ताकि वो सारा डेटा जो ऑलरेडी इसमें है पहले से, वो डेटा हमें इस इनपुट के अंदर यूं दिखे। और अब अगर हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें आगे नाम लिख दिया, तो अब जब हमारा डेटा अपडेट होगा तो पुराने वाले डेटा के साथ ये नया डेटा भी अपडेट हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं पुराना वाला ना हो, सिर्फ नया डेटा हो, तो हम यहाँ से पुराना डेटा हटा भी सकते हैं। ओके। हटाकर हम नया डेटा सेट करवा सकते हैं। अच्छा यहाँ तक ये शो करवाने तक इस इनपुट के अंदर हमने देख लिया कि किस तरीके से करवाया। सही है, ये हमारा हो डेटा को फैच किया यहाँ से, यूज स्टेट में सेट किया, और फिर यूज स्टेट को यूज करके यहाँ पर हमने यूआई के अंदर वो डेटा को सेट करवा लिया। यहाँ तक तो हम ओके, देख चुके हैं। ठीक हो गया। सही फिर है। आगे जाके आपने उसको सबमिट करवा दिया ये। हाँ अब आगे जाकर जब हम यहाँ पर अपडेट करवा रहे हैं, जैसे अब मैंने उसका नाम चेंज करके आरिफ कर दिया और हम इसको अपडेट कर रहे हैं, तो अब जो इसका अपडेटेड वैल्यू है वो लेकर इसने सेट किया, और ये देखें यहाँ पर अपडेट हो गया। तो ये और काम भी ऑन सबमिट से ही हुआ है? ऑन सबमिट से ही हुआ है। और अगर आप देखें तो ये देखें सैनिटी के अंदर भी डेटा अपडेट हो चुका है। ओके। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई ये जो हमने फॉर्म के अंदर बटन लगाया है, अपडेट के अंदर आते हैं, ये वाला जो अपडेट का बटन यूज किया है, ये हमारे इस फॉर्म के अंदर है। ये वाला ये देखें अपडेट का बटन, यहाँ पे अपडेट लिखा हुआ, इसकी टाइप भी सबमिट है, और ये सबमिट टाइप वाला बटन हम यूज कर रहे हैं इस फॉर्म के अंदर। तो जब भी इस बटन में क्लिक होगा, इस बटन में क्लिक होने की वजह से इस फॉर्म का ये वाला इवेंट कॉल होगा ऑन सबमिट का। और जब ये ऑन सबमिट का बटन मेथड इवेंट जब कॉल होगा, तो इसके अंदर मैंने पास किया है एक फंक्शन जो मैंने बनाया है अलग से सबमिट के नाम से। जब ये फंक्शन कॉल होगा, इस बटन पे प्रेस होगा, क्लिक होगा, जैसे ही जब ये बटन क्लिक होगा तो ये फॉर्म के अंदर जो ऑन सबमिट का मेथड इवेंट है कि इवेंट कॉल होगा, और इस इवेंट के अंदर मैंने एक फंक्शन पास किया हुआ है ये वाला, ये फंक्शन कॉल होगा। अब ये फंक्शन यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है ऊपर, ये रहा सबमिट के नाम से। सही है। अच्छा जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो इसके पैरामीटर में मुझे एक इवेंट मिल रहा है, एक पैरामीटर मिल रहा है। इसमें होगा क्या कि इस फॉर्म के अंदर जितना भी इवेंट है वो सारा कुछ मुझे इस ई के अंदर मिल जाएगा। इवेंट के अंदर जितना भी मेथड है वो मिल गया। मैंने उसकी टाइप यहाँ पे पास किया है कि भाई इसके टाइप क्या है, फॉर्म इवेंट है, ये हमें टाइप स्क्रिप्ट खुद देता है। और यहाँ पर आकर इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट मैंने फिर वही काम किया है कि भाई जब भी हम इस बटन पर क्लिक करें तो हमारा पेज को रिफ्रेश नहीं करना। ओके, और नीचे आपने इमेज का वेरिएबल बना दिया है। हाँ और अब जो मैंने यहाँ पे नीचे इमेज का वेरिएबल एक बना के रखा हुआ है, इसमें कुछ ओह सॉरी, इसमें कुछ हमने डेटा सेट नहीं करवाया, असाइन नहीं करवाया है, जस्ट एक स्ट्रक्चर वेरिएबल। बना दिया है। हाँ हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करके रख दिया है, इसमें कोई भी वैल्यू या डेटा असाइन नहीं करवाया। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके नीचे यहाँ पर हम आ रहे हैं, और ये जो कंडीशन फंक्शन लगा हुआ है, पहले तो हमने इफ का लगाया, ठीक है, एक कंडीशन यहाँ से यहाँ तक। इस कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं ये जो हमारा फाइल है यहाँ पर, ये वाला फाइल, ये यूज स्टेट का फाइल है, और ये वही फाइल है जो हम यहाँ से सेट करवा रहे हैं। जब हम इसको चूज कर रहे हैं, इस पर क्लिक किया, यहाँ से हमने कोई इमेज सेट करवाया। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, अब देखें यहाँ पे blog1 इमेज आ गया, इसका मतलब इमेज का नाम आ गया। मतलब ये है कि यहाँ पर हमने एक इमेज को सेलेक्ट कर लिया, सेट कर दिया। अब ये इमेज जब यहाँ पे सेट किया तो ये इमेज मुझे इस कोड के अंदर मुझे मिल रहा है, इस वाले फाइल वाले यूज स्टेट के अंदर। अब यहाँ
अगर गया है आवाज का इशू हो रहा है आरिफ भाई आपकी। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? रिवीजन करवा दें, आवाज का इशू हुआ है थोड़ा सा। आवाज जी। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमने जो यहाँ पे इवेंट बना इफ के कंडीशन को लगाया है और इस कंडीशन के अंदर मैंने पास किया है ये फाइल, और ये फाइल जो है हमारा ये वाला यूज स्टेट है जहाँ सेट करवाया, ये चूज इमेज से सेलेक्ट किया जो भी फाइल अंदर आ गया ये इमेज ब्लॉक 2 के नाम से। जब हमने इसमें ब्लॉक इमेज को सेट करवा दिया तो इस फाइल के अंदर अब मुझे वो वाला इमेज मिल रहा है, और आकर मैं यहाँ पर पहले कंडीशन लगाकर चेक कर रहा हूँ कि क्या इसके अंदर फाइल है। अगर इसमें फाइल है तो ये वाला फंक्शन चलाओ, अगर तो नहीं है तो इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है, आगे वाला काम करो। अब ये तब होगा जब हमने फाइल को सेलेक्ट किया वहां से। अगर हमने इमेज को नहीं सेलेक्ट किया तो ये फंक्शन नहीं चलेगा। मतलब ये कि बिना इमेज के जो इमेज ऑलरेडी उसमें है वही इमेज रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे आके अगर उसने फाइल चेंज किया इमेज को, तो जैसे यहाँ इमेज मिलेगा ये कंडीशन चलेगा। इस कंडीशन के सेम काम जो हमने पहले किया, क्रिएट डॉट एसेट्स डॉट अपलोड, यानी क्रिएट हम क्लाइंट हमें एक मेथड देता है कि आप अपने फाइल को पहले अपलोड करो सैनिटी के ऊपर। क्लाइंट डॉट एसेट्स डॉट अपलोड का फंक्शन मेथड हमने कॉल किया। इसके अंदर हमने इसको बताया फर्स्ट आर्गुमेंट में कि भाई हमारा ये इमेज है। उसके बाद हमने इसको पाथ सेट किया कि भाई ये हमारा फाइल है, और उसके बाद तीसरे आर्गुमेंट में हमने उसका नाम दिया कि फाइल नेम उसका ये है, जो हमारा फाइल है उसके अंदर जो भी नेम है वही नेम सेट कर दो। अच्छा, इसको ऑब्जेक्ट तो देना यहाँ पर लाजमी ये है? नेम सेट, हाँ ऑब्जेक्ट देना लाजमी इस वजह से क्योंकि ये यहाँ पर जो है की और वैल्यू का पेयर ले रहा है। मतलब हमने पहले उसको बताया है कि भाई हम क्या करवाना चाह रहे हैं, हम फाइल नेम सेट करवाना चाह रहे हैं, और उसके अंदर हमने उसका नाम यहाँ पे दे दिया। हो गया। तो ये यहाँ पर हमने नाम सेट करवाया। इमेज अपडेट अपलोड होने के बाद उस अपलोडेड इमेज का पूरा डेटा हमें यहाँ पर इसके अंदर मिल गया, और ये वेरिएबल हमने ऊपर पहले से बना के रखा हुआ था, उसी में हमने रीअसाइन करवा दिया। अब ये हमें इस इफ कंडीशन के बाहर भी मिल जाएगा। तो अब क्या है कि जब हम इसको अपडेट करवा रहे हैं अपने उस डेटा को, तो अपडेट करने के लिए हमें क्लाइंट के अंदर एक मेथड मिलता है पैच का। हमने कॉल किया क्लाइंट डॉट पैच। अब जब हमने क्लाइंट डॉट पैच को कॉल किया, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, जब हमने क्लाइंट डॉट पेज को कॉल किया यहाँ तक, तो इसने कहा कि भाई हमें पहले आईडी बताओ कि आपने किसको अपडेट करना है। तो अब ये आईडी वही है जो हमने ऊपर यहाँ पर पैरम से लिया था, निकाला था, हमारे इस डेटा का आईडी है। तो यहाँ से हमने वो आईडी लिया और उस आईडी को हमने यहाँ इसको बता दिया कि भाई पैच में जाओ, यानी एडिट करो, अपडेट करो मेरे इस वाले आईडी वाले डेटा को। अब इसको ये आईडी वाला डेटा मिल गया। अब ये मुझसे कह रहा है कि भाई आप अपना नया जो अपडेटेड डेटा है वो दो, डॉट सेट का मेथड कॉल करके। अब जब डॉट सेट का मेथड मैंने कॉल किया और उसके अंदर क्योंकि हम ऑब्जेक्ट सेव करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा नेम ईमेल और मैसेज है और इमेज है, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक हमने इसके अंदर अपडेटेड डेटा दिया, जो अभी हमारा न्यू अपडेटेड डेटा है, जो यहाँ पर आकर हमने अपडेट किया है इसके साथ। ये वाला पूरा डेटा इसके अंदर हमने पास कर दिया। अब यहाँ पर नेम ईमेल और मैसेज तक तो नॉर्मल वही है जैसे हम देते हैं। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि मैंने ये क्या किया है फाइल में। तो ये फाइल में मैंने ये किया है कि अगर हमें इसको सेट करवाना होता तो जस्ट हम इतना भी काम कर देते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक ये देखें ये किया, तो इसके अंदर ये डेटा हमारा सेट हो जाएगा। इस लाइन को अगर मैं कमेंट कर दूं तो यहाँ पर इमेज
हम इसको दे रहे हैं कि भाई नेम, ईमेल, मैसेज और इमेज को भी सेट करो। लेकिन हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अगर कोई आता है यूज़र, यहाँ से आया, अपडेट पे गया और वो सिर्फ ये डेटा को अपडेट कर रहा है और वो चाह रहा है कि भाई वही रहे, हमें वो अपडेट नहीं करना, उसने कोई दूसरी इमेज को नहीं चूज किया। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि हम यहाँ पर आकर इस अब हम यहाँ पर आकर इस लाइन में कंडीशन लगा रहे हैं, इसको हमने हटा दिया और इस वाले लाइन में हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं कि भाई पहले तो आप जाके चेक करो कि क्या फाइल के अंदर कोई फाइल आया है, यानी इसके अंदर कोई नया फाइल आया है। और ये कैसे चेक हो रहा है, जैसे यहाँ पे फाइल सेलेक्ट होगा तो हमारे स्टेट में अपडेट होगा ये वाला फाइल वाले स्टेट में। अब जब सेलेक्ट नहीं हुआ तो जाहिर है इसमें कोई फाइल आया नहीं, ये अपडेट हुआ नहीं, हमें ये एम्प्टी मिल रहा है, नल मिल रहा है। तो यहाँ पर आके ये चेक कर रहा है कि अगर तो ये नल है, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, तो जो ऑलरेडी है उसी को सेट करवा दो। अगर तो उसने चेंज किया है तो जो नया वाला डेटा है वो सेट करवा दो उसके अंदर, जो हमें यहाँ से मिल रहा है इसके अंदर से, जो हमने पहले अपलोड, अगर वहाँ फाइल हमें कुछ मिल रहा है तो वो इस कंडीशन चलेगा और ये फाइल अपलोड हो जाएगा हमारे सैनिटी में। अपलोड होने के बाद अपलोडेड डेटा इस img वाले वेरिएबल में मिलेगा और इस img वाले वेरिएबल को मैंने यहाँ पे पास किया रेफ में img डॉट id लगाकर कि अच्छा भाई ये आरिफ वाला भाई, रेफ को सेट कर दो। जी भाई, ये स्पीड ऑपरेटर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर ये कर रहा है कि क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया है, अब ये नहीं लगाता, इसको मैं हटा दूं तो ये मुझे एरर देगा। एरर इसलिए दे रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं इस तरीके से कंडीशन नहीं लिख सकता। इस कंडीशन को लिखने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और फंक्शन ये बनाना पड़ेगा कि इस कंडीशन को उसके अंदर रैप करके रख दूं, एक रैपर में रैप कर दूं कि भाई ये कंडीशन हमें चलाना है। तो उसके लिए मैंने ये किया है कि ये जो राउंड ब्रैकेट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और ये राउंड ब्रैकेट एंड वाला, इस पूरे फंक्शन कंडीशन को मैंने इसके अंदर रैप कर दिया और रैप करने के बाद यहाँ पर मैंने स्प्रेड ये लगाया है कि जब भी ये कंडीशन चलता है तो जो कंडीशन होता है वो कंडीशन में काम होने के बाद इसके अंदर का जो डेटा है उसको स्प्रेड करके सिर्फ ये वाला इमेज वाला जो डेटा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डेटा यहाँ पर ला कर दे दो। ये कंडीशन वगैरह इस पे नहीं चलेगा, ये जो लिखा है ना फाइल और ये हट जाएगा। स्प्रेड करके इसके अंदर से मुझे सिर्फ ये डेटा निकाल के यहाँ पर सेट करा देगा इसके बाद, अच्छा, इसके इसका जगह में। सिर्फ यही काम है, ये कंडीशन के जगह काम कर रहा है कि भाई अगर वो इमेज जो लगी हुई है पहले से ही तो वो उसी, अगर वो नहीं लगाता इमेज तो उसी इमेज के साथ अपडेट हो जाए। अगर वो हाँ देता है तो फिर ये हम कंडीशन लगाते हैं, स्प्लिट ऑपरेटर का यूज करते हैं और उसका फिर से हाँ दोबारा से उसका पाथ बना बताना पड़ेगा ना, जैसे। हाँ, उसको हम, जी बिल्कुल, हम उसको दोबारा से पाथ बता रहे हैं पहले की तरह कि भाई इमेज है हमारा प्रॉपर्टी और इमेज के अंदर जाओ और उसके अंदर एसिड्स, एसिड्स के अंदर जो रेफ था जो हमने वहाँ पहले आईडी सेट किया था, अब यहाँ पर नया वाला आईडी ये वाला सेट कर दो, इसकी आईडी सेट कर दो। ओके, हो गया। और ये तब ये वाला लाइन तभी चलेगा जब हमने वहाँ यहाँ से कोई इमेज को सेलेक्ट किया होगा, अगर नहीं किया होगा सेलेक्ट तो ये लाइन नहीं चलेगा ओके। इस कंडीशन में। यहाँ पर ये काम हो रहा है। अच्छा, जब ये अपडेटेड डेटा यहाँ पे हमने सेट के अंदर सेट करवा लिया तो अब ये बोलता है कि जब सेट हो जाए तो एक मेथड और देता है डॉट कमिट का, यानी क्लाइंट के अंदर ही से मिलता है ये भी। जब हम ये कमिट का मेथड को कॉल करेंगे इसका मतलब ये है कि ये सारा डेटा ओके हो चुका, अपडेटेड डेटा है, इसको सैनिटी में अपडेट कर दो। तो ये डेटा यहाँ से जाएगा डॉट कमिट वजह से उसको अपडेट कर देगा और वो हमारे सैनिटी में अपडेटेड डेटा मिलेगा।
और यूज स्टेट को बस। नीचे आपने कॉल करवाया हुआ है। हाँ, और यूज स्टेट को मैंने नीचे कॉल करवाया है कि जब ये काम हो जाए, यहाँ तक अपडेटेड डेटा सेट हो जाए, तो ये सारी यूज स्टेट को मैंने दोबारा से नल कर दिया, यानी खाली कर दिया। ये जो है सेट होने के बाद ये सारी वैल्यू हट जाए, खाली हो जाए। यूज स्टेट का जरा सा समझा दें कि आप मेन मेन उसका काम क्या है यूज स्टेट का। अच्छा, यूज स्टेट का मेन काम क्या है वो आप समझना चाहते हैं तो अच्छा, वो अभी मैं समझा देता हूँ। अभी आपको ये समझ आ गया यहाँ तक, ये जी काम जी जी सही बिल्कुल। है। अपडेट देख लिया, डिलीट देख लिया, क्रिएट देख लिया, फैच भी देख लिया, हमने ये अच्छा चारों ये मेथड सब, देख लिए। हाँ ये सब तो आ गए। सही है। अभी इंसर्ट कहाँ से किया आपने डेटा? इंसर्ट कहाँ से किया? हाँ सब सैनिटी। सबसे 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 पहले पहले जो किया ये हमने इंसर्ट पढ़ा था ना। वो इंसर्ट ही तो किया था, ये क्रिएट वाला मेथड, क्लाइंट डॉट क्रिएट वाला। अच्छा मीन्स यहाँ से डेटा जा रहा है सैनिटी में। जी बिल्कुल, यहाँ से डेटा जा रहा है सैनिटी के अंदर, ये वाला डेटा जो हमने सेट करवाया क्रिएट हो अच्छा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमने फील्ड्स बनाई हैं जो स्कीमा टाइप्स के अंदर हैं और वो खुद ब खुद स्टूडियो के अंदर जाके बन गई हैं। अब हाँ डेटा हाँ, हम यहीं से ही देंगे उसको। बिल्कुल, डेटा हम यहीं फ्रंट एंड से दे रहे हैं, डेटा यहीं से सेंड कर रहे हैं फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड में फैच कर रहे हैं, फ्रंट एंड से अपडेट भी करवा रहे हैं और फ्रंट एंड से ही डिलीट करवा रहे हैं। जो हम अगर यहाँ पर आ जाएं सैनिटी की स्टूडियो के अंदर, तो यहाँ से भी हम डिलीट करवा सकते हैं। जैसे हम इस पे आए, हमने कहा कि भाई इसको अपडेट करना है, तो हम यहाँ से अपडेट पहले इस तरीके से कर रहे थे कि इसको अपडेट कर दो, तो ये डेटा यहाँ पर आने के बाद हम इसको जब पब्लिश करेंगे तो हमारा ये डेटा इसके अंदर अपडेट भी होके दिखेगा, जैसे अभी दिख रहा है। सही है। और डिलीट करना होता था तो हम यहीं से आकर यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करते थे डेटा के, और ये डिलीट के बटन पे क्लिक किया, ये डेटा हमारा डिलीट हुआ, यहाँ से चला गया, और यही डेटा हमारे यहाँ से भी चला जाता है डिलीट होने के बाद। सही है। स्टूडियो वाला काम ही हम फ्रंट एंड पे कर रहे हैं। हमने ये फ्रंट एंड पे कर लिया स्टूडियो वाला काम। ठीक है सही है, ठीक ये डेटा हो गया डिलीट। है। ओके। अच्छा, यहाँ तक ये हो गया सब कुछ। अब आप कह रहे थे हम क्या देख लें, यूज स्टेट देख लें, वो यूज क्या होता स्टेट है। के बारे में आप समझा दें जरा। अच्छा, तो यूज स्टेट को हम देख लेते हैं अपने एक नए जोड वाले पेज पे आके। अच्छा, ये मैंने एक नया फाइल बनाया। ठीक है, मैं ये सारे फाइल को बंद कर रहा हूँ। सिर्फ हमारे पास अभी एक नया जो फाइल है, मैं इस नए फाइल के अंदर आ रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक फंक्शन है और जो पेज कंपोनेंट है, और इसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ है। सही है। अच्छा, अब यूज स्टेट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। यूज स्टेट को हम यूज करने के लिए हमें एक मेथड मिलता है, पहले हमने लिखा कॉन्स्ट, const, कॉन्स्ट, और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा डेटा, सेट डेटा, और यूज स्टेट को हमने इसको कॉल कर दिया। सही है। और ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर कुछ नहीं। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इंपोर्ट करो, तो भाई अब हम इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ये हमें मिलता है रिएक्ट से, ये रहा, हमने ऊपर इंपोर्ट करवा लिया। अब इसके अंदर हम कोई भी डेटा यहाँ पर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा आरिफ। सही है। तो ये लिखा हुआ डेटा, ये समझ लें ऐसा है जैसे एक वेरिएबल होता है। अभी मैं यहाँ पर अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, लेट, और मैंने इसके अंदर ए बी सी का वेरिएबल रखा, नाम दिया इसको, और इसके अंदर मैंने एक डेट पास कर दिया ये। ठीक है। अब क्या हुआ, ये वेरिएबल है। अब जब मैं इस को कॉल करूंगा कहीं पे भी, ठीक है, एक मैं डेटा कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे मिल रहा है, मैं इसमें लिख भी देता हूँ ताकि पता लगे। यूज स्टेट, यूज स्टेट। सही है। और एक मैं वेरिएबल कॉल कर रहा हूँ लेट वाला, ये वाला। सही है, लेट ए बी सी वाला। अब देखें हो क्या रहा है। अच्छा, अभी तो ये हमें सबसे पहले तो इस पे बाद एरर देगा, इसको एरर देना चाहिए। एरर ये दे रहा है, देगा ये कि भाई ये जो हमारा
कंपोनेंट है, ये देखें क्या बोल रहा है ये, यूज स्टेट हमने यहाँ पे यूज किया है, तो ये क्लाइंट कंपोनेंट अब हमें करना पड़ेगा। क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर यूज स्टेट चलता है, क्योंकि अभी इसमें यूज स्टेट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि ये बाय डिफॉल्ट सर्वर क्लाइंट है। तो हमने इसमें यूज क्लाइंट लिख दिया, यूज क्लाइंट। अब इसको समझ आ गया कि भाई ये हमने इसको क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया है। और जब हमने इसको क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया तो अब हम इसके अंदर इवेंट, ऑन क्लिक, यूज स्टेट, ये सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने स्टेट बनाया वो हम आके यहाँ पे देख लेते हैं, वो हमें मिलेगा कंसोल के अंदर। अच्छा, जब मैंने इसको कॉल किया, फंक्शन हमारा, कंपोनेंट हमारा चल रहा है, लोड ले रहा है। तो ये देखें यहाँ पर आ गया, ये यूज स्टेट वाला आरिफ है, और ये जो हमने लेट एबीसी वाला रखा है ये वो है। सही है, ये दो चल गया इसके अंदर। अच्छा, अब क्या है कि जिस तरीके से ये वेरिएबल बनाया, सेम उसी तरीके से ये भी वेरिएबल हो गया। सही है, लेकिन अब जब हमें इस वेरिएबल को अपडेट करना हो, रीअसाइन करना हो, तो अब हम क्या करते हैं, ए बी सी लिखा, इक्वल टू का साइन डाला, और हमने न्यू वैल्यू रीअसाइन करा दिया। अब जब हम इसको कंसोल करेंगे तो अब ये वाला वैल्यू हमें नहीं मिलेगा, अब मिलेगा ये, मिलना भी यही चाहिए, देख लेते हैं आके। अच्छा, जब ये कॉल हुआ, हमारा कंपोनेंट चला, तो देखें अब इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, अली, न्यू वाला। सही है, लेकिन जब हमें इसको अपडेट करना हो, यूज स्टेट की वैल्यू को, तो ये हम अपडेट करवाते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आए और ये जो सेट डेटा वाला मेथड है, इसको कॉल किया, ये वाला जो मेथड है ये हम लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट के साथ इसको कॉल करेंगे। कॉल किया, और अब इसके अंदर जो भी हम डेटा देंगे, ये इसकी अपडेटेड डेटा होगा इसका। यहाँ पर जो डेटा हम पास करते हैं वो हमें यहाँ पर मिला, और जब हमें इसी डेटा को दोबारा अपडेट और री करना हो तो हम इस वाले मेथड को यूज़ करते हैं। अच्छा, ये मेथड यूज़ करके हमने यहाँ पर रीअसाइन करवा दिया डेटा को। अब जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो हम ये इसके अंदर देखने को मिलेगा नया वाला न्यू रीअसाइन वाला अपडेटेड वैल्यू यहाँ पर कंसोल में मिलेगा। अच्छा, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है तो उसको वो करें। ये देखें, अली अहमद, अहमद और अली मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये होता क्या है, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, कंसोल को भी। अच्छा, अब ये स्टेट काम क्या आता है, स्टेट काम ये आता है कि जब भी इस स्टेट में हम कोई भी डेटा रीअसाइन करेंगे, तो जब ये रीअसाइन होगा तो हमारा ये वाला पूरा कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर होगा। मतलब ये कंपोनेंट दोबारा चलेगा, दोबारा रेंडर करेगा। अगर हम यहाँ पर आके सिर्फ इस, जैसे हमने ये वेरिएबल बनाया हुआ है, इस वेरिएबल को रीअसाइन करेंगे तो इससे ये कंपोनेंट हमारा री रेंडर नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा, सिर्फ ये वाला वैल्यू अपडेट हो जाएगा। लेकिन जब हम इस यूज स्टेट के अंदर हम इसको रीअसाइन करेंगे तो हमारा ये पूरा कंपोनेंट दोबारा से रेंडर करेगा ये, और ये सब कुछ दोबारा चलेगा। अब ये होता है क्या, रिएक्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है डॉम और वर्चुअल डॉम का। एक होता है रियल डॉम, एक होता है वर्चुअल डॉम। डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। हमारे जो इसके अंदर आगे जो भी ये डेटा दिख रहा होता है यहाँ पर, ये पूरा डॉम होता है। ये जो दिख रहा है कॉन्टेक्ट फॉर्म, नेव बार और ये सब कुछ, ये पूरा एक डॉम है, इस डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है। अब ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है ये एक रियल डॉम है, और कॉपी अपने पास बनाता है वर्चुअल डॉम, जिसको वो वर्चुअल डॉम बोलता है, यानी एक उसकी कॉपी रख लिया अपने पास। अब वो कॉपी और रियल डॉम में फर्क क्या होता है और क्यों करता है, हम वो देख लेते हैं। वो इसलिए करता है कि जब भी हम यहाँ से कोई डेटा फ्रंट एंड से हम
अपडेट करवाते हैं, तो जैसे ये डेटा अपडेट होता है, इस वाले डॉम को वो दोबारा से री रेंडर करता है, ये पूरा कंपोनेंट को री रेंडर करता है, और जो इससे डॉम बनता है वो वर्चुअल होता है, और जो हमने पहले से चलाया हुआ है इसके ये रियल होता है। वो वर्चुअल डॉम और ये रियल डॉम दोनों को लेकर मैच करता है और देखता है कि क्या इस दोनों डॉम में कोई फर्क आया है या वही है। अगर तो कोई फर्क आता है तो जो चीज़ फर्क आया है, चेंज हुआ है, सिर्फ उस चीज़ को अपडेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें इस डॉम में रियल टाइम में अपडेट दिखता है ब्राउज़र के ऊपर। ये होता है वर्चुअल डॉम और रियल डॉम में फ़र्क, और रियल डॉम और वर्चुअल डॉम ये होता है। इसी चीज़ के लिए रिएक्ट हमें यही यूज स्टेट का जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम री रेंडर कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हमने कोई वैल्यू हो रीअसाइन करवाना हो, और उस रीअसाइन के करवाने के बाद के डेटा को हमें फौरी तौर पर उसी वक्त अपने डॉम के ऊपर दिखाना भी हो, तो उसके लिए हम यूज स्टेट को यूज करते हैं कि जैसे ही इसमें डेटा अपडेट हो, वो अपडेटेड डेटा को ले और इस पूरे कंपोनेंट को करके कि वो डेटा कहाँ पर है, रेंडर डॉम में, वहां जाकर उसको अपडेट कर दें। इसका अगर काम ये ये होता है। सिंपल वेरिएबल से करें तो ये काम नहीं होगा। सिंपल वेरिएबल से हम करेंगे तो ये सिर्फ वेरिएबल में अपडेट हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल जब अपडेट होता है तो इस कंपोनेंट को ये री रेंडर नहीं करवाता है। तो जब कंपोनेंट री रेंडर होगा नहीं तो हमारा जो डेटा है वो डॉम के ऊपर चेंज नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर अपडेट हो जाएगा कोड में। सही, एक कॉपी बन जाएगी वर्चुअल ये डॉम की। फर्क। हाँ, एक कॉपी बनेगी वर्चुअल डॉम, एक रियल डॉम होगा जो उस वक्त हमें यहाँ पर ब्राउजर में दिखेगा, ये रियल डॉम है, और इसी की एक कॉपी उसने पहले से बना के रिएक्ट ने रख लिया कि भाई जब भी हमारे इस कोड में इस डेटा में कुछ भी चेंज होता है यूज स्टेट में, तो वो जाकर यूज स्टेट को री रेंडर करता है और देखता है कि क्या चेंज हुआ। अगर तो कुछ चेंज हुआ है तो जो हमारा एक्चुअल डॉम ब्राउजर पर रेंडर हो रहा है उसको, और जो यहाँ पर रेंडर होने के बाद वर्चुअल डॉम बना, इस दोनों को मैच करता है, देखता है कुछ अगर चेंज हुआ है तो जो चेंज हुआ है वो हमारा रियल डॉम जो ब्राउजर पे चल रहा है वहाँ पे जाके अपडेट कर देता है। और अगर कुछ नहीं चला, कुछ स्टेट में अपडेट नहीं हुआ है, तो वो ब्राउजर वाले डॉम को अपडेट नहीं करेगा, इसको री रेंडर नहीं करेगा, इस और वाले ये कंपोनेंट को। और ये क्लाइंट कंपोनेंट है। हाँ, और ये यूज स्टेट जो है ये क्लाइंट कंपोनेंट में ही चलता है, सर्वर कंपोनेंट में नहीं चलता, सही। क्योंकि हम क्लाइंट कंपोनेंट के ऊपर ही कोई ना कोई डेटा अपडेट करवा रहे होते हैं या कोई काम करवा रहे हो। तो लाइक अगर यहाँ पे कोई बटन चाहते हैं, इस पे बटन पे क्लिक, क्लाइंट ने आके यहाँ पे काम किया, तो उसके लिए हमें बताना पड़ता है कि ये इसका आवाज थोड़ी सी कॉन्सेप्ट कट गई होता है, है। आवाज कट गई है, थोड़ा सा रिवाइज करवा दो। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो हमारा वर्चुअल डॉम होता है, रिएक्ट हमें वर्चुअल डॉम एक बनाता है, एक रियल डॉम होता है। जब भी इस स्टेट के अंदर, यूज स्टेट के अंदर कुछ भी अपडेट आता है, हम अपडेट करते हैं, तो ये इस पूरे कंपोनेंट को री रेंडर करता है और देता है बनाकर, पूरा री रेंडर करता है और एक दोबारा से वर्चुअल डॉम बनाता है। और जो हमारा चल रहा है, जैसे ये चल रहा है, इस वाले डॉम को और वर्चुअल डॉम को मैच करता है और देखता है कि क्या इस दोनों में कोई तब्दीली आया है, वर्चुअल डॉम में और रियल में। अगर तो वर्चुअल डॉम में कोई तब्दीली आया है तो उस चीज को उठाता है और एक्चुअल जो डॉम हमारा यहाँ पे चल रहा है, रियल डॉम, इस पर अगर उस चीज को अपडेट करा देता है और वह में करा होता है। अच्छा, अब आपने पूछा था कि क्लाइंट, यूज क्लाइंट हमने लिखा है इसमें, इसको यूज क्लाइंट कंपोनेंट क्यों बनाया है, तो जो हमारा HTML का इवेंट है ऑन क्लिक ऑन सब, ये हमेशा क्लाइंट साइड पे चलता है, सर्वर साइड पे नहीं चलता, क्योंकि ये स्टेट या अपडेट कराने वाला जो काम होता है, करवाने वाला, ये हमेशा
जो है वो यूजर ही आके इस पे करता है, जो क्लाइंट होता है वो क्लाइंट आके करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल जॉर्ड लिखा हुआ है, जॉर्ड फ्रॉम, इसको चेंज करके मेरा नाम ले, तो ये काम कौन होगा कर रहा है, ये काम कर रहा है क्लाइंट। यहाँ पर क्लाइंट अपना नाम लिखा, बटन दबाया, तो ये क्लाइंट ने यहाँ पे अपना नाम और बटन लगा दबा के ये बताया कि भाई इसके अंदर ये वाला नाम चेंज करो, मतलब यहाँ क्लाइंट साइड से काम की तरफ से हो रहा है। तो इसलिए कंपोनेंट है, ये क्लाइंट कंपोनेंट है, इसके ऊपर आके क्लाइंट काम करेगा। सही हो गया, सही। तो आज के टॉपिक्स हमारे तो कंप्लीट हो आज गए। का बिल्कुल, आज के टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आज के टॉपिक में हमने लाइन सैनिटी से किस सैनिटी को हम किस तरह यूज कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करते हैं, स्कीमा बनाते हैं, और फ्रंट एंड से हम सैनिटी के अंदर कैसे डेटा क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं और फैच करते हैं। अच्छा आरिफ भाई, ओके, हमने देखा है फ्रंट एंड के थ्रू। जी भाई। हाँ ये तो अच्छा प्रोजेक्ट बनाया आपने, बट ये एक बड़ा लेंदी काम है। लेंदी काम है, हाँ भाई लेंदी काम हाँ तो है। मैंने बोला यूज स्टेट्स को बड़ा मुश्किल है यूज करना। नहीं, यूज स्टेट तो कोई मुश्किल नहीं है, यूज स्टेट बिल्कुल सिंपल है। यूज स्टेट में क्या मुश्किल हो रहा है बताएं। नहीं ये कोड देखना कितना लेंदी हो रहा है, बड़ा सा इसी फाइलें भर रही है। ये वाली बात लास्ट में कर लेंगे, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। जो काम की चीज़ है वो पूछ लो, फिर एंडिंग करते हैं, फिर बाद में सवाल जवाब करते रहेंगे। बस जो काम रिकॉर्डिंग एंड कर दे तू। भाई फुरकान भाई, कोई आपका सवाल है तो पूछ लें। नहीं भाई, बिल्कुल परफेक्ट है, क्लियर है अभी तक सब। बस ठीक हाँ हो गया। हो जाए सही, तो अच्छे से। ठीक हो अच्छा गया। ये कोड चाहिए, चलें आज कोड। के टॉपिक को हम एंड करते हैं। बल्कि शुक्रिया कोड भाई। चाहिए, कोड अहमद भाई के पास है, अहमद भाई उस पे आपको ग्रुप में दे देगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अहमद भाई कोड शेयर कर देना ये। ठीक है। ओके भाई, आज की क्लास हुई एंड। अब मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। हाँ अल्लाह हाफिज। अच्छा फिर सर